Recording in progress. चलो पहले तो सबसे पहले कल का होमवर्क कर लिया सबने? आंसर टैली कर गया था? किस किसने नहीं किया? ऑनेस्टली हाथ खड़ा करो कि सर नहीं कर पाया। सबने होमवर्क किया था? ओके पीयूष, पीयूष कॉपी करना रह गया, कर लो कॉपी, फिर आंसर दिया हुआ है। डिफरेंस तुमने भी नहीं किया, क्या कर रहे थे? देखो वो ये बात की सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेना पड़ेगा। ये तो है नहीं तुम्हारे डायरी मंगवाऊंगा, नोट चढ़ाऊंगा कि घर वालों से साइन करा के लाओ, होमवर्क नहीं कर रहे हो। तो ऐसी चीजें होमवर्क और लेक्चर्स अगर तुम नहीं करोगे तो बैकलॉग इकट्ठा होता रहेगा, और वो ऐसा बैकलॉग होता है कभी खत्म नहीं होता। तो कोशिश करो कि तुम हर रोज का काम उसी दिन करो, उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, इकट्ठा मत करो, ठीक है? क्वेश्चन कौन सा होमवर्क दिया था मैंने? 79। इलस्ट्रेशन 1 तो सेम ही था ना, बस उसमें अमाउंट का फर्क था। 79 है ना? 79। ओके, तो 79 एक बार चेक कर लो अगर कोई बाद में रिकॉर्डिंग देख रहा है। राइट, आज नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। चलो ओके, स्टार्ट कर रहा हूँ रीड करना। द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू 1200 kgs of a certain raw material purchased during the month, क्वेश्चन नंबर 64 है, is as follows। लॉट का जो प्राइस कोट किया है सप्लायर ने और कंपनी ने एक्सेप्ट भी की है फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, वो ऐसा है। अगर 1000 kg तक ऑर्डर करते हो तो पर केजी क्या रेट पड़ेगा? 22। अगर 1000 से 1500 करते हो 20 पर केजी, 1500 से 2000 करते हो 18 पर केजी। तो हमने कितना परचेज किया? 1200। तो हमें कितना परचेज कॉस्ट पड़ेगा? 1200 इंटू 20 करेंगे कि ऐसा करेंगे 1000 इंटू 22, फिर 200 पे 20, कि पूरा 1200 पे 20 होगा। कोई डिफर करना चाहता है? 1200 पे 20 होगा कि हम स्लैब वाइज लगाएंगे? बताओ। 1200 पे 20 होगा, यहाँ पे कोई स्लैब रेट नहीं है, ठीक है? वो इनकम टैक्स में होती है आपकी इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। जब भी आप अगर सब्जी मंडी पे जाते हो, अगर भैया बोलते हैं कि 100 रुपए पर किलो है, तो आप उसको ये बोलते हो कि पहला किलो 100 रुपए का दे, अगला तो 90 का दे दे। ये आप इकट्ठे सारे का इकट्ठे निगोशिएट करते हो, रेट इकट्ठे करते हो। तो 1200 का जो रेट है दैट विल बी 20। तो ये होगा। ये इसलिए मैंने बताया, कुछ स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि यार हमें क्या स्लैब वाइज रेट लगाना है? नहीं, हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं, हम सारे मटेरियल का एक ही रेट देंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट कितना मिलता है? 20%, ठीक है? और सप्लायर कंटेनर्स के साथ भेज रहा है और वो कितना चार्ज कर रहा है? 10 रुपीज कर रहा है पर ड्रम। और एक ड्रम में कितना माल आता है? 25 kg। तो क्या कोई बता सकता है कि मेरे को टोटल ड्रम्स कितने चाहिए होंगे? 1200 किलो मंगवाया है, राइट, डिवाइडेड बाय 25, तो ड्रम्स कितने हो गए? 48। और हर ड्रम का कितना चार्ज कर रहा है वो? तो ड्रम्स का कितना बिल पे लगा के भेज रहा है? 480। सब एग्री कर रहे हैं? राइट, नेक्स्ट। क्रेडिट अलाउड ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर्स। अगर हम कंटेनर को वापस कर देते हैं, माल हमने रख लिया, बंटी ने अपने स्टोर में रख लिया, खाली कंटेनर्स जब वापस भेजते हैं तो फिर हमें सप्लायर कितना रिटर्न करता है पर ड्रम? 8 करता है, ठीक है? अब जीएसटी रेट 10% है रॉ मटेरियल का जो हम मटेरियल मंगवा रहे हैं, और 5% है ड्रम्स का। ड्रम्स का जीएसटी रेट अलग है, ठीक है? जो बोल रहा है हम मान लेंगे। आईटीसी क्या अज्यूम करना है? नॉट अवेलेबल। टोटल फ्राइट नहीं है, फ्रेट है। टोटल फ्रेट पेड बाय द परचेजर इज 240। अब ये सप्लायर चार्ज कर रहा है कि अलग से फ्रेट का खर्चा है जो कि ट्रांसपोर्टर ले रहा होगा? ये ट्रांसपोर्टर 240 चार्ज कर रहा है, ठीक है? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना परसेंट है? 2.5%। किस पे है? नेट इनवॉइस वैल्यू, ये निकालनी पड़ेगी हमें। नेट इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस कौन रेस करता है?
सप्लायर करेगा या ट्रांसपोर्टर करेगा? सप्लायर करेगा। ट्रांसपोर्टर की कॉस्ट जोड़ूंगा 240 इस इनवॉइस में मैं? नहीं, तो हमें नेट इनवॉइस प्राइस अलग से पहले निकालनी पड़ेगी। इंश्योरेंस उस पे लगेगा 2.5%। ये भी कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बंटी अलग से स्टोर्स का ओवरहेड कितना लगाता है? 5% ऑन टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। वैसे देखा जाए कि ये जो ओवरहेड है, टेक्निकली मटेरियल अलग होता है, लेबर अलग होता है, ओवरहेड अलग होता है। तो ओवरहेड 5% चार्ज किया जा रहा है, और एंड में हमें पता क्या निकालने को कह रहा है? मटेरियल कॉस्ट इश्यू टू प्रोडक्शन। तो हमें कॉस्ट बंटी के स्टोर तक मटेरियल की नहीं लगानी, हमें जो बंटी के स्टोर से कहां पे जा रहा है, प्रोडक्शन फ्लोर पे, तो हमें ये 5% भी ऐड करना पड़ेगा। इसको हम अलग से ओवरहेड लिख देंगे 5%। राइट, कि स्टोरेज कॉस्ट होती है और बहुत खर्चे होते हैं स्टोर को मेंटेन करने के। एंटायर क्वांटिटी वाज रिसीव्ड, जितना भी 1200 किलो है रिसीव किया, और सारे का सारा कहां चला गया? प्रोडक्शन फ्लोर पे। कंटेनर्स को क्या रिटर्न किया गया? यस, रिटर्न किया गया ड्यू कोर्स में। आपको सुटेबल स्टेटमेंट बनानी है टू शो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज एंड पर यूनिट भी निकाल के देंगे आप। ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन और करते हैं वैल्यूएशन के। अब ये जो 3 क्वेश्चन इंक्लूडिंग दिस वन, ये तीनों टेक्निकल है थोड़े। उसके बाद ये कंसेप्ट डन है, फिर नए कंसेप्ट पे जाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस, और जो कल का हमने किया था वो वाला वूल और वो वाला था ना, पुल ओवर वाला, वो भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और आज के 3 क्वेश्चंस भी मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। अगर आपको लास्ट डे पे टफ क्वेश्चंस करने हैं रिवाइज, देखो रिवाइज सारा करना पड़ेगा, बट मैं ये लेके चल रहा हूँ कि जो इजी क्वेश्चंस है वो आप हैंडल कर लोगे। अगर आपने लास्ट डे पे नहीं किया, जो एग्जाम से पहले 1.5 दिन होता है, उसमें क्या आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो? नहीं। आप कौन सा करने चाहोगे जो टफ है? अगर टफ आता है तो इजी तो आ ही जाएगा ना। तो एक वो वाला पुल ओवर वाला क्वेश्चन करना है, और आज के 3 क्वेश्चंस तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, कैलकुलेशन लिखो। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, calculation of total cost of material purchased and issued to production। आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं। पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशन है पहला। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, गलत आदत है ना। मैं अभी काफी व्हाट्सएप चैट करता हूँ तो उसमें शॉर्ट फॉर्म्स की आदत है, बट एग्जाम में पूरा लिखना कैलकुलेशन। मैं लिख ही देता हूँ कैलकुलेशन। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका होगा वर्किंग या कॉम्पिटिशन, और यहाँ पे अमाउंट। राइट, तो स्टार्टिंग क्या होगा आपका? परचेज कॉस्ट। कितना केजीज परचेज किया बताओ? 1200 केजीज, और रेट कितना है? 20 पर केजी। कितना आ गया ये? 24,000। यस। राइट, अब क्वेश्चन देख के बताओ नेक्स्ट क्या है आपके पास? ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है आपका? 20%। तो लेस करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट वो इसी पे देगा, कंटेनर्स पे थोड़ा देगा, वो तो वापस होने हैं। तो आपका 20% है, तो 24,000 इंटू 20% कितना हुआ? 4,800। ये हम लेस करेंगे। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट के बाद क्या चार्ज कर रहा है वो? एडिशनल ड्रम के चार्जेस कर रहा है ना, पहले ऐड कर रहे हैं हम। तो ऐड करेंगे हम, क्या करेंगे? ड्रम के चार्जेस। तो हमें टोटल कितना चाहिए? 1200 आपके पास केजीस है। एक ड्रम में 25 केजी आता है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ ड्रम्स या नंबर ऑफ कंटेनर्स, 48। और पर ड्रम कितना है रेट? 10 पर ड्रम। कितना हो गया? 480। उसके बाद क्या चार्ज कर रहा है और सप्लायर? हमें इनवॉइस वैल्यू निकालनी है, नेट इनवॉइस, एडलेस करके नेट इनवॉइस। क्या इनवॉइस पे जीएसटी भी चार्ज करेगा वो? इट्स अ पार्ट ऑफ इनवॉइस ना, तो जीएसटी भी चार्ज करेगा। तो नेक्स्ट है आपका जीएसटी।
अच्छा, अगर सपोज आईटीसी मिल रहा होता, आईटीसी मिल रहा होता, क्या जीएसटी वैसे कॉस्ट में ऐड होनी थी? नहीं होनी थी। बट इंश्योरेंस किस पे लग रही है? 2.5% ऑन नेट इनवॉइस वैल्यू। इंश्योरेंस 2.5% निकालने के लिए हम अलग से नीचे जब इंश्योरेंस का खर्चा निकाल रहे होते, तब उसमें जीएसटी ऐड करना पड़ रहा था। समझ रहे हो? ये छोटी सी एडजस्टमेंट चेंज होगी, आंसर में फर्क आ जाएगा। इंश्योरेंस वाला कंपनी क्या कहती है, उसको क्या कुछ लेना देना है कि तुम्हें जीएसटी इनपुट मिल रहा है नहीं मिल रहा? वो क्या कह रहे हैं कि हम 2.5% लेते हैं किस पे? टैक्सेबल वैल्यू पे, जिस पे टैक्स लगता है, कि जो टैक्स लगा के इनवॉइस है, जो इनवॉइस पूरा वैल्यू, हम उस पे आपको 2.5% चार्ज कर रहे हैं प्रीमियम। उन्होंने इनवॉइस पे बोलना है। तो यहाँ पे जीएसटी मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं ऐड इनपुट नहीं मिल रहा तो जीएसटी ऐड कर रहा हूँ। लेकिन इंश्योरेंस जो है वो जीएसटी ऐड करके ही लगाना है, वैधर तुम्हें आईटीसी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो जीएसटी पहला किस पे लगेगा? रॉ मटेरियल, मटेरियल पे, रॉ मटेरियल पे। अब बताओ मुझे कितने पे आपको लगाना है जीएसटी? 24,000 पे कि 24 माइनस 4800 पे? B17 तो आंसर करेगा। नेट पे होगा, मैं तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि ये है डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अब थोड़ा सा जीएसटी वाला कंसेप्ट आ रहा है। देखो, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एक होता है सप्लाई के बाद, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का जो जीएसटी है, मतलब डिस्काउंट है, पोस्ट सप्लाई पे कई बार डिस्काउंट पे भी जीएसटी लगता है। एग्जांपल लेता हूं, एक मैंने चीज सप्लाई करी, सप्लायर ने 1000 की, उसी टाइम कह दिया 10% ऑफ, तो कितने का चार्ज हो रहा है? 900। जीएसटी रेट है, लेट से 10% जीएसटी रेट है, तो बताओ 900 पे लगेगा, 1000 पे लगेगा? तब 900 पे लगेगा। एक होता है कि 1000 सप्लायर ने चार्ज किया, ठीक है, डिस्काउंट शुरू में नहीं दिया, ठीक है, डिस्काउंट कहता बाद में शायद दूंगा तेरे को, अगर तू ये प्रोडक्ट बेचता है या इतने नंबर ऑफ यूनिट्स बेच देता है। जैसे क्या होता है, सैमसंग क्या करता है, सैमसंग खुद फोन्स बेचता है कि अपने एजेंट्स के थ्रू, शॉपकीपर्स के थ्रू अपने फोन्स बेचता है? एजेंट्स के थ्रू। और एजेंट को बोलता है, शॉपकीपर को बोलता है, अगर तूने पूरे साल में इतने फोन्स बिकवाए, तब तेरे को बाद में शायद डिस्काउंट दे दूंगा, मैं अभी नहीं। उस केस में डिस्काउंट बाद में, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, लेट से 100 रुपीज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। तब जीएसटी बताओ किस पे लगेगा, 1000 पे लगेगा कि 900 पे उस केस में? तब 1000 पे लगेगा। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट कई बार लेस हो जाता है, बट वो जीएसटी में पढ़ोगे, अभी अभी मत पढ़ना। कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर B17 को पता है ना? 15(3), 15(2) तो इंक्लूजन है, एडिशन है। 15(2) D कह रहे हो, वो इंटरेस्ट है। गलत हूं मैं? चलो, अभी B18 के लिए इजी रखता हूँ। डिस्काउंट अभी, ट्रेड डिस्काउंट उसी टाइम मिलता है ना? क्या डिस्काउंट लेस करके जीएसटी लगाना है? यस। ठीक है, तो रॉ मटेरियल पे कितना लगेगा? 24,000 माइनस 4800, इस पे कितना परसेंट है जीएसटी रेट? कितना है ये? फिर उसके बाद ड्रम्स, ड्रम्स पे अलग है ना जीएसटी रेट? ड्रम्स कितना है? 480। कितना परसेंट है? कितना बनाए? 24। तो ये आपका आ गया नेट इनवॉइस वैल्यू, डिस्काउंट लेस होके और जीएसटी ऐड होके। करो, 24,000 माइनस 4800 प्लस 480, 21,622। राइट, अब ये जो इनवॉइस है किसने दिया? सप्लायर ने दे दिया कि ये ले 21,624 रुपए मटेरियल प्लस ड्रम्स, और उस पर जीएसटी लगा के ये मेरे को पे कर दे, ठीक है। अब उसके बाद क्या बायर को और खर्चे भी इंकर करने हैं? क्या उसको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बेयर करनी है, इंश्योरेंस भी बेयर करनी है? क्या वो मटेरियल कॉस्ट में ऐड होगा? यस। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है? उसके बाद फ्रेट है। फ्रेट कॉस्ट कितनी है बताओ? 240। उसके बाद इंश्योरेंस कितना परसेंट है?
2.5% किसका करेंगे? नेट इनवर्स का, मतलब 21624 कितना आया बताओ? 541 लिख देते हैं, मैं होल नंबर पे राउंड ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, उसके बाद बताओ कुछ और कॉस्ट आनी है या लेस होनी है? जो हमने ड्रम्स वापस करेंगे ना, अब ड्रम्स वापस करने हैं, ठीक है। ड्रम्स रिटर्न, कितने ड्रम्स थे? 48 ड्रम्स थे। 26,000 की होगा, 1,000 से लेकर 1500 तक नोट चेंज हो रहा है ना। 200 रुपये तो 22 रुपये रेट है ना, तो 20 की लिया हमने। क्योंकि 1200 लिया ना हमने, 1200 कहाँ फॉल कर रहा है? अप टू 10,000 वो नहीं है। अप टू 1000 बाइक ने बताया तो था, नहीं बताया ये चीज। अप टू आप ये कह रहे हो कि ये होना चाहिए 1000 पे 22 और 20 पे और 200 पे 20 ही होना चाहिए ना? पंकज ना, पंकज जब सब्जी मंडी गए हो कभी? गए हो, सब्जी लिए या फ्रूट्स लिए कभी? आपको शॉपकीपर ने या सब्जी वाले ने बोला कि एप्पल है लेट से 300 पर केजी, वो कहता है कि 300 पर केजी है, आप क्या कहोगे उसको कि यार मैं देख ज्यादा ले रहा हूँ, मैं तेरे से ले रहा हूँ 2 किलो ले रहा हूँ, 2 केजी ले रहा हूँ, मैं 300 रुपये नहीं पे करूंगा, मैं कितना पे करूंगा? लेट से 280 पे करूंगा। आप उसको कितने पैसे, वो कहता है हाँ चलो ठीक है 280 के हिसाब से दे दो, आप उसको कितना पे करके आओगे? 300 प्लस 280 की 2 केजीज का रेट 280 से मल्टीप्लाई करोगे जब आप देकर आओगे। अब क्या बार्गेन करोगे उससे, दोनों किलो का रेट एक करोगे कि आप एक कहोगे चल 1 किलो 300 का ले ले, अगला किलो 280 का, कैसे करोगे उससे? अब समझ आ गया? जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आप सारी क्वांटिटी का एक ही रेट मानोगे ना, अलग अलग स्लैब थोड़ा करोगे। डन। और किसी का कोई डाउट आ रहा था, कोई कुछ बोल रहा है, पूछो। क्लियर है सबको यहां तक? अब ड्रम्स रिटर्न, ड्रम्स कितने रिटर्न हुए हैं? 48 ड्रम्स। और पर ड्रम कितना, यहाँ पे लेस लिख लेना, कितना वापस करेगा सप्लायर? 8। और हमने ये भी बोला है कि हाँ ड्रम्स रिटर्न हो गए ड्यू कोर्स में, तो कितना आया ये? 384, ये लेस होगा। क्लियर है यहां तक? अब इसमें एक चीज आती है कि जब हमने ड्रम खरीदा था तब उस पे जीएसटी लगाया गया था, तो जब ड्रम वापस किया है, ये खाली ड्रम है कि भरा हुआ ड्रम है? खाली ड्रम वापस कर रहे हैं, तो क्या 8 रुपए पे जीएसटी का बेनिफिट भी मिलेगा? आंसर इज नो। खाली ड्रम है, ये आपका कोई वो नहीं है कि हाँ कि रिटर्न किया आपने, आपने क्या किया है? खाली ड्रम रिटर्न किया है, कोई वो नहीं है रिजेक्शन हो गया ड्रम की कि हाँ कि ड्रम लेना नहीं था। ये स्क्रैप है काइंड ऑफ, वो तो तुम्हें सप्लायर ने ऑप्शन दी है कि तू क्या वापस करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। बायर ने किया, इस पे कोई आईटीसी कम नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि हो सकता है कि आउटपुट टैक्स लगाना पड़े, 8 रुपए पे आउटपुट टैक्स, एक होता है इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स को क्या होता है जो सेलर लगाता है। बट कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे जीएसटी का कोई रिफंड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर हुआ सबको? बाकी सबको क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट टेक्निकल है, मैं यहां पे लिखवा भी देता हूं। जीएसटी won't be refunded, GST won't be refunded as drums are returned, as drums are returned. GST would have been refunded if drums along with material, drums along with material was rejected. फर्क समझते हो? खाली ड्रम वापस करना और मटेरियल कोई डिफेक्टिव निकला और कहा कि ये ड्रम के साथ जो अंदर मटेरियल पड़ा है ये वापस ले जाओ,
नहीं चाहिए। याद है हमने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में करा था, बंटी ट्रक के ऊपर चढ़ता है, चेक करता है कि जो माल आया है वो ठीक है कि डिफेक्टिव है। याद है कि नहीं है? यस सर। अगर डिफेक्टिव निकलता है माल तो फिर वो क्या कहता है कि रखेगा, कि वो कहेगा वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। अगर वो केस होता है तब क्या होगा, मटेरियल का भी वापस बेनिफिट मिलेगा, ड्रम्स का भी मिलेगा, और उनपे जीएसटी का भी बेनिफिट मिलेगा वापस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये नोट लिख लिया सबने। उसके बाद यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज कितना आ रहा है, लिखो। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड, 22021, राइट। अब ये बंटी के पास सामान आ गया, बंटी ने जब ये सामान रखा अपने स्टोर में, ये है मटेरियल की कॉस्ट। इसमें बंटी क्या जोड़ेगा इशू करने से पहले प्रोडक्शन को? अपना स्टोर्स का क्या, ओवरहेड। कितना परसेंट है? 5%। तो 22021 इंटू 5%, कितना है? 1101 लिख दो, राइट। कितना बना? 20920। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन। 231 ये 23122 नहीं टैली कर रहा, क्या हुआ नीरज? लेस किया तुमने ओवरहेड कॉस्ट? ध्यान से करो यार, राइट। डन, ये फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर यूनिट में निकालना है। यहां तक आते आते अगर एक छोटी सी चीज मिस कर दी, यू विल लूज 1 या 2 मार्क्स। क्वेश्चन ने क्या बोला था, हमेशा ध्यान देना है, पूरा सॉल्व करके आना, राइट। तो उसने आपको कॉस्ट पर केजी भी निकालने को बोला है। तो 23122, और बताओ कितना केजी है, तो रेट पर केजी कितना आ गया? 19.27, ये आपका फाइनल आंसर। रुपीज 19.27 पर केजी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? एक तो ड्रम्स का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ये नेट इनवॉइस, ये निकालना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ही आपने ये इंश्योरेंस निकाल ली है। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि 20 पर केजी पूरा 1200 का लेना। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर है? थम्स अप करो अगर क्लियर है। बताओ, राइट। ओके, थोड़ा सा ना मैं आपको नोट लिखवा देता हूँ रिगार्डिंग कंटेनर्स, ड्रम्स या कंटेनर्स। जैसे मैंने डिस्कस किया, ड्रम या कंटेनर दो चीजें हो सकती है। या तो क्या होगा, एम्प्टी ड्रम्स रिटर्न, या फिर ड्रम्स रिजेक्टेड विथ मटेरियल। ड्रम्स रिजेक्टेड विथ मटेरियल। बात को समझो, जब ट्रक आया था, कहां पे आया था ट्रक? बंटी के स्टोर के पास आया, राइट। बंटी ने जाके ट्रक में चेक किया ना कि कौन सा मटेरियल ठीक है कौन सा नहीं है। तो दो कंटेनर्स है, इसमें भी मटेरियल पड़ा है, इसमें भी मटेरियल पड़ा है, राइट।
ये मटेरियल ठीक है, गुड यूनिट्स हैं, ये है डिफेक्टिव यूनिट्स। अब मुझे बताओ बंटी क्या करेगा, इस वाले ड्रम को क्या करेगा, इसमें से मटेरियल निकाल के खाली ड्रम को क्या करेगा, इसमें एम्प्टी ड्रम रिटर्न होगा, एम्प्टी ड्रम रिटर्न। इस वाले में क्या होगा जिसमें डिफेक्टिव है, ये होगा रिटर्न या रिजेक्ट, रिजेक्टेड एंड रिटर्न विद मटेरियल। दोनों की ट्रीटमेंट सेम होगी कि डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यहीं पे मैं डिफरेंस निकालने वाला हूं, एम्प्टी ड्रम रिटर्न का और ड्रम्स रिजेक्टेड विद मटेरियल का क्या क्या फर्क आएगा। क्लियर हुआ सबको पहले तो, राइट। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, एम्प्टी ड्रम जो रिटर्न की है, इसमें जो मटेरियल आया था उसकी कॉस्ट क्या अपने साथ जोड़ोगे, यस और नो। वो ठीक है, एम्प्टी ड्रम रिटर्न कर रहे हैं, मटेरियल अपने पास रखा है, तो बताओ क्या जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, नहीं जोड़ेंगे, मटेरियल निकाल दिया है उसमें से, अच्छा मटेरियल था, खाली ड्रम वापस कर रहे हैं, तो बताओ मटेरियल उसके अंदर था अपने पास रख लिया, क्या उसका खर्चा नहीं जोड़ोगे, क्या नहीं पे करना, वो बताओ करना है, तो ये आप जोड़ोगे। जिसमें मटेरियल डिफेक्टिव था और ड्रम के साथ रिजेक्ट कर दिया, उसका क्या मटेरियल कॉस्ट जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, नहीं जोड़ेंगे, यहां पे क्रॉस। फर्क समझ आया, राइट। क्रेडिट ऑन रिटर्न, क्रेडिट ऑन रिटर्न, खाली ड्रम वापस करने का जो क्रेडिट मिलता है, क्या खाली ड्रम अगर वापस कर रहे हो तो क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। खाली ड्रम वापस, जैसे अभी क्वेश्चन 64 में किया है, उसने क्या कहा था, 8 रुपया पर ड्रम अगर वापस करते हो खाली, तो 8 रुपया ले लेना, तो मिलेगा ना, यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हमने ड्रम की कॉस्ट पहले ऐड ही नहीं करी, क्योंकि रिजेक्ट कर दिया, वापस ले जाओ, तो क्या क्रेडिट मिलेगा उसका जब कॉस्ट ऐड ही नहीं करी, तो यहां पे नहीं मिलेगा, एज कॉस्ट वॉज नॉट एडेड इन द बिगनिंग ओनली। आपने रिजेक्ट कर दिया, क्यों पे करोगे, शुरू में नहीं पे करोगे तो रिफंड की बात ही नहीं आएगी यहाँ पे। फिर उसके बाद जीएसटी, अब जीएसटी जब एम्प्टी ड्रम्स रिटर्न कर रहे हो, तो जीएसटी का रिटर्न बेनिफिट, मतलब एक तरह से जीएसटी अगर खर्चा है, ठीक है, अब रिटर्न करने पे, खाली ड्रम्स करने वापस करने की वजह से क्या जीएसटी भी कम हो जाएगा, अगर मैं खाली ड्रम्स वापस कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन 64 की है, नहीं, यहां पे क्या जीएसटी यहां पे ऐड हो जाएगा, नहीं यहाँ पे आएगा ही नहीं, इधर इग्नोर करना, आप पहले ऐड ही नहीं करोगे, जब ऐड नहीं करोगे तो फिर लेस में नहीं करोगे, यहाँ पे आएगा ही नहीं, नॉट टू बी एडेड इन बिगनिंग ओनली। या अगर जोड़ते हो, अगर खर्चा जोड़ते हो, तो फिर क्या करोगे, फिर लेस भी करोगे, रिफंड भी करोगे। दो तरीके है ना, कि पहले मटेरियल और ड्रम का खर्चा पहले जोड़ लिया, जोड़ के रिजेक्ट कर दिया, तो फिर उतनी अमाउंट लेस भी कर दोगे। दो तरीके, या तो कुछ मत करो, या फिर क्या करो, ऐड करके उतना ही क्या कर दो, लेस कर दो। ठीक है, उसके बाद राइट, फिर नेक्स्ट फ्रेट, ट्रांसपोर्ट का खर्चा। खाली ड्रम जब आया था, पहले तो पूरा भरा हुआ ड्रम आया था ना, उसको क्या फ्रेट की कॉस्ट लोगे, और खाली ड्रम वापस जा रहा है, क्या वो ट्रांसपोर्ट हुआ है, हुआ है, तो क्या कॉस्ट में ऐड होगा, यस। जो तुमने मटेरियल रिजेक्ट कर दिया ड्रम के साथ, क्या ट्रांसपोर्टर को बोल सकते हो कि भाई इसका पैसा मत ले, ये तो रिजेक्ट हो गया, कि वो कहेगा कि वो मेरे को थोड़ा लेना देना है, तुमने ट्रांसपोर्ट तो करवाया है ना,
तो मैं तो भाड़ा लूंगा। तो बताओ, चाहे रिटर्न हो खाली ड्रम या रिजेक्टेड हो विद मटेरियल, क्या फ्रेट की कॉस्ट दोनों केस में आएगी? आएगी। समझ रहे हो? फिर इंश्योरेंस, जो ड्रम भरा हुआ आया था और फिर उसको हमने क्या किया, सारा गुड्स उसमें मटेरियल रख लिया और खाली ड्रम वापस कर दिया, उस वाले मटेरियल की क्या इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे? यस। और जो मटेरियल रिजेक्ट हुआ है विद ड्रम, उसका तुम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। तुम्हें क्या पता था कि वो डिफेक्टिव निकलेगा? नहीं पता था ना? तो क्या तुम इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकते हो? सपोज एग्जांपल लेते हैं, जो ट्रक जा रहा था, ठीक है, उसमें काफी ड्रम्स पड़े हुए हैं, इसमें से ये वाला डिफेक्टिव वाला है, बट क्या तुम्हें पता है कि डिफेक्टिव है? क्या इसकी तुम शुरू में इंश्योरेंस करवा रहे हो पूरे ड्रम्स की? इंश्योरेंस करवा रहे हो, ठीक है, क्या प्रीमियम पे कर रहे हो? प्रीमियम भी पे किया। बाय चांस इस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, अब इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं कि इसमें ना कुछ ना डिफेक्टिव मटेरियल था, उसका क्लेम मत लो, क्या आप तब मानोगे? फिर आप क्यों मानोगे? तो सेम कि अगर डिफेक्टिव माल आया भी था, इंश्योरेंस तो कराई थी ना उसकी, प्रीमियम तो पे किया था ना, और अगर डिफेक्टिव निकला, क्या तुम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके कह सकते हो कि इसमें तो कुछ मटेरियल मैं वापस भेज रहा हूँ, वो मैंने जो उसकी रोड की इंश्योरेंस कराई थी ना, रोड से ट्रांसपोर्ट हो रहा था, उसका प्रोपोर्शनेट प्रीमियम आप वापस कर दो? क्या इंश्योरेंस कंपनी करेगी कभी? नहीं करेगी। वो क्यों कहेगी? वो कहेगी वो तुम्हें लेना देना, तुमने तो पहले प्रीमियम पे किया, बाय चांस एक्सीडेंट हो जाता तब मेरे से क्लेम भी तो लेते, तब तुमने क्या कम करवाना था क्लेम में? तब तुमने क्लेम भी पूरा लेना था। तो इस करके इंश्योरेंस कॉस्ट दोनों जगह है। आई होप सबको क्लियर हो रहा है ये। जीएसटी रिटर्न वाला बता दो पॉइंट। जीएसटी वाला बता देता हूँ। देखो एम्प्टी ड्रम वापस हो रहा है, अभी मैं एग्जांपल लेके करता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 64 ही है, 64 था ना है, इसमें खाली ड्रम वापस हुए थे ना, ठीक है। अब ड्रम जब मैंने चार्ज किया था 480 चार्ज किया था, और इस पे क्या जीएसटी भी लगाया था? यस, राइट। अब जब ड्रम्स रिटर्न हो रहे हैं, खाली ड्रम से टर्न हो रहे हैं, ये एम्प्टी ड्रम से टर्न हो रहे हैं, एम्प्टी है ये, और सप्लायर ने कितना बोला पर ड्रम कितना देगा? 8 देगा, तो 384। क्या मैं 384 तो चलो लेस कर रहा हूँ, क्या इस पे 384 पे 5% जीएसटी भी लेस कर दूंगा कि मेरी लाइबिलिटी जीएसटी पे करने की कम हो रही है, जो शुरू में पे किया था उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये है अगर एम्प्टी ड्रम्स वापस होते हैं। क्लियर हुआ सबको? पक्का हुआ? अब बात करते हैं जब आपका माल ही क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। ओके, लेट से इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, एक ड्रम में 25 kg थे ना, 25 kg थे, एक ड्रम की बात करते हैं, एक ड्रम की कॉस्ट कितनी आएगी? परचेज कॉस्ट 25 × 20, एक ड्रम में 25 kg है, वन ड्रम में 25 kg, एक ड्रम 20 पर kg, 1 kg 20 का है, तो कितना हो गया? ये 500 हो गया, राइट। ड्रम की कॉस्ट कितनी आएगी? पहले कितना चार्ज करेगा पर ड्रम? कितना कर रहा था वो? 10 रुपीज चार्ज किया, टोटल 510 हो गया, ठीक है। जीएसटी 500 पे कितना? 10%, 50। और ड्रम पे जीएसटी कितना? 10 पे 5%, 0.5, तो कितना चार्ज किया टोटल? 560.5। अब ये ड्रम पूरी तरह रिजेक्ट हो गया, इसमें मटेरियल भी था कि डिफेक्टिव है वापस ले जाओ। अब मुझे बताओ तुम्हारी क्या कॉस्ट, 510 होगी कम या 560.5 कम होगी? कॉस्ट तुम्हारी जीरो होनी चाहिए ना इस ड्रम की, तुमने पूरे का पूरा वापस कर दिया है। क्या ऐसा होगा कि हम 510 जो पे किया विदाउट जीएसटी, वो प्लस 50.5 जीएसटी, टोटल 560.5 के, जब मैंने इसको कहा कि रिजेक्ट कर रहा हूं, वो कहता सप्लायर के बस 510 का रिफंड दूंगा मैं, जीएसटी तो मैं रिफंड नहीं कर रहा? क्या ऐसा है कि नहीं है? चलो 560 भी आएगा ही। पूरा 560 आएगा।
पूरा 560 वापस मिलेगा बायर को। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर देखो समझ नहीं आ रहा तो मैं फिर से समझा दूंगा, ये मत सोचना कि हाँ कि यार बाकी कोई स्टूडेंट नहीं बोल रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं फिर से समझाता हूँ। एक ड्रम पूरी तरह रिजेक्ट होने वाला है, ठीक है। सप्लायर ने पहले एक ड्रम के अंदर जो 25 किलो मटेरियल पड़ा है उसका चार्ज मारा, कितना मारा? 500 रुपए। ड्रम का चार्ज हमें डाला 10 रुपीज, 510 हो गया, उस पे जीएसटी 50 और ड्रम पे जीएसटी 0.5। टोटल उसने इनवॉइस, एक ड्रम की बात करूं विद 25 kg मटेरियल, 560.5 का बिल दे दिया। हमने बंटी ने चेक किया उसमें डिफेक्टिव माल है, कहा वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, और कहा कि मेरे को पैसे रिफंड कर दो या मेरा बिल कम कर दो। अब अगर दुकानदार जो सप्लायर है वो कहता बस 510 कम करूंगा मैं, जीएसटी जो 50.5 है वो तो आपको देना पड़ेगा, क्या आप एग्री करोगे उस केस में? क्या ये ईज ऑफ बिजनेस होगा फिर कि आपको जीएसटी देना पड़ेगा चाहे आपने मटेरियल रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल रिटर्न कर दिया, डिफेक्टिव था, कि जीएसटी की कॉस्ट आपके ऊपर नहीं आनी चाहिए जब आपने मटेरियल लिया ही नहीं है, रिटर्न कर दिया, कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, तो उस केस में जीएसटी वोंट फॉर्म पार्ट ऑफ माई कॉस्ट। बट अगर खाली ड्रम वापस करता, ये खाली ड्रम होता अगर, तो क्या है, ये मैं 0.5 का वापस रिफंड मांग सकता था। हाँ 10 रुपीज का, या उसने अगर 8 रुपीज डिसाइड किया है कि हाँ खाली कंटेनर का देगा, वो तो मिल जाएगा मुझे। बट क्या 0.5 वापस मिलेगा, या उस पर प्रोपोर्शनेट 8 रुपीज पे 5% वापस मिलेगा, जीएसटी नहीं मिलेगा खाली ड्रम। आई होप सबको क्लियर हो रहा है, पक्का? नहीं आ रहा, यस मेरे को नहीं लग रहा। चलो क्वेश्चन करते हैं फिर उसके बाद बताना। ऑनलाइन सबको क्लियर है? थम्स अप करो अगर क्लियर है, अगर किसी को क्लियर नहीं है थम्स डाउन कर दो। अच्छा ऐसा करते हैं, क्वेश्चन करते हैं उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन 63 पे आ जाओ, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। Following data is available in respect of consignment of 1250 kg of material Z. Invoice price कितना है? 20 पर kg। तो 1250 का इंटू 20 करोगे कितना आ जाएगा? 25,000। उसके बाद एक स्पेशल टैक्स लगता है कितना? 25% ऑन वॉट? नेट इनवॉइस के इनवॉइस, और इनवॉइस प्राइस कितना बोल रहा है? 20 पर केजी। तो यहाँ पे टैक्स इसी पे लग जाएगा 25,000 पे 25%, ठीक है। तो ये 25,000 हो गया, अभी रफली लिख रहा हूं मैं। इस पे 25% कितना हुआ? 6250, राइट। उसके बाद जीएसटी इज, एक सेकेंड, ओके, जीएसटी कितना है? 8% ऑफ इनवॉइस प्राइस इंक्लूडिंग स्पेशल टैक्स, और आईटीसी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे बताओ क्या पहले जीएसटी कॉस्ट फॉर्म करेगा, कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करेगा? यस, क्यों? क्योंकि आईटीसी नॉट अवेलेबल। तो अब मैं 8% किसका करूं? 25,000 का, कि 25 प्लस 6250 का करूं? क्यों? क्योंकि इंक्लूडिंग बोल रहा है वो। 25,000 प्लस 6250 कितना हो गया? 31,250 इंटू 8%, कितना? 25 B17। याद है कौन कौन सा पहले, क्या जीएसटी टैक्स आता है कि अदर टैक्सेस पहले आते हैं? कौन सा सेक्शन है? 15(2)(a). तो उसमें भी हमने यही पढ़ा था, अगर कुछ मेंशन ना भी होता तब भी आप कौन सा टैक्स पहले लगाओगे? दूसरा टैक्स लगाओगे, ठीक है। अदर टैक्सेस पहले आते हैं, फिर जीएसटी बाद में आता है, B18 बाद में पड़ेगा, ठीक है। तो 2500। ट्रेड डिस्काउंट किस पे मिल रहा है? 10% किस पे मिल रहा है ट्रेड डिस्काउंट? इनवॉइस प्राइस पे। तो आपका डिस्काउंट कितना हो जाएगा? क्या इसका टोटल पे 10% करना है कि 25,000 पे 10% करना है? अब क्वेश्चन बोल रहा है तो उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। वैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कराया कि आपको ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, मतलब विद जीएसटी मिलेगा, बट वो जीएसटी पूरा चार्ज हो रहा है 25,000 पे। देखो
टैक्सेस पूरे लग रहे हैं, डिस्काउंट सिर्फ किस पे मिल रहा है, 25,000 पे, बट क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है उसको मानना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिकली हमें पता कितना डिस्काउंट मिलना था, यहाँ पे आपका 2500 आना ना, प्रैक्टिकली हमारा आना चाहिए था 25 प्लस 6250 प्लस 2500, उसका 10%, इतना आता। वैसे अगर मैं प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में देखूं, बट क्वेश्चन कह रहा था उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, राइट। फिर उसके बाद इंश्योरेंस किस पे है, 1%, ये नेट इंश्योरेंस पे, तो इसको स्टार्ट करते हैं करना। फिर उसके बाद देखो डिलीवरी चार्जेस कितने हैं, 250, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जी एंड एच। कंटेनर्स की कॉस्ट कितनी है, 60 पर कंटेनर है जो सप्लायर लगाता है, और एक कंटेनर में कितना किलो आता है, तो बताओ कितने कंटेनर्स मैंने वैसे ऑर्डर किए होंगे, 1250 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ रहा है, 25 कंटेनर्स। और कंटेनर खाली कंटेनर वापस करता हूं तो कितना रिफंड मिलता है, 40 मिलता है, अगर रिटर्न कितने वीक्स के विद इन कर दे हम, और विच हम नॉर्मली करते हैं, तो क्या आप रिटर्न की कॉस्ट लेस करोगे, यस, क्योंकि वो कह रहा है आप करते हो, नॉर्मली फीचर है आपकी कंपनी का, राइट। लेकिन एक कंटेनर जिसमें मटेरियल था पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया, और इंस्पेक्शन कौन चला ट्रक पे इंस्पेक्ट करने, बंटी चढ़ा, उसने क्या कहा डिफेक्टिव है, ये तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँ, तो टेक्निकली आपने 1200 किलो एक्सेप्ट किया, एक कंटेनर में कितना किलो है, 50 है, तो 50 तो उसने कहा कि ये तो मैं बाय ही नहीं करूँ, राइट। कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग है 0.25 पर केजी ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल अल्टीमेटली एक्सेप्टेड, 0.25 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1200 से, क्योंकि ट्रक के ऊपर चढ़ के उसने देखा, उसमें से एक कंटेनर रिजेक्ट कर दिया, तो 50 किलो रिजेक्टेड, 1200 बचा, अनलोड कितने केजीस को कराया होगा ट्रक से उसने अपने स्टोर में, 1200, तो हम ऐड उतनी करेंगे। आपको लैंडेड कॉस्ट पर केजी निकालना है, लैंडेड होता है कि आपकी स्टोर में लैंड फाइनली जब पहुंचा, तो पर केजी कॉस्ट कितना, नाम दिया हुआ है, कॉस्ट पर केजी ही निकालना है, स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्क समझ आया, एक कंटेनर क्या हुआ, इसमें रिजेक्ट हुआ, ओके। क्वेश्चन नंबर 63, computation of landed cost of material per kg, 3 कॉलम पर्टिकुलर्स, कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन या वर्किंग्स लिख दो इसको, एंड तीसरा अमाउंट। सबसे पहले क्या लोगे आप, परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट बताओ कितनी है आपकी, 1250 केजीज, और रेट कितना है, 20 पर केजी, 25,000, राइट। अब ट्रेड डिस्काउंट यहीं पे लेस कर दो, बाद में करना है बाद में कर देना, क्योंकि इनवॉइस या उस पे मिल रहा है, ये परचेज कॉस्ट यही इनवॉइस प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, कितना है, 10%, 25,000 पे कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान रखना, 2500 लेस कर रहे हैं, और ऐड क्या कर रहे हैं, जीएसटी और स्पेशल टैक्स ऐड करेंगे, पहले कौन सा टैक्स ऐड करेंगे, स्पेशल टैक्स। स्पेशल टैक्स कितना है, स्पेशल टैक्स 25,000 पे लगेगा, इंटू 25,000 इंटू 25%, कितना आया, 6250। फिर डी, एड जीएसटी, जीएसटी कितना परसेंट है, 8% है, लेकिन किस पे लगेगा, इनवॉइस प्राइस 25,000 प्लस 6250, इस पे इनटू कितना परसेंट, 8%। और वैसे ही तुम्हें जीएसटी में भी हेल्प मिलेगी जब तुम रिवाइज करोगे, लिख लो, एज पर सेक्शन 15(2)(a) ऑफ CGST एक्ट, अभी बस लिख के छोड़ दो, अभी तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे, खासकर B18, बट ये तुम्हें बाद में
जब रिवाइज करोगे, जीएसटी भी हो चुका होगा, इसको रिविजिट करोगे, तब तुम्हें थोड़ा सा जीएसटी का पार्ट भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, लिख के छोड़ दो, एज पर सेक्शन 15(2)(a) ऑफ CGST एक्ट। ठीक है, कितना है ये? 2500, राइट। अब जीएसटी ऐड किया, उसके बाद कुछ और भी वो इंश्योरेंस बाद में इंश्योरेंस कंपनी करेगी, वो सप्लायर नहीं कर रहा, सप्लायर का नेट इनवॉइस प्राइस निकालना है। कोई कॉस्ट और जोड़ रहा है वो कंटेनर्स, डिलीवरी चार्ज तो ट्रांसपोर्टर लेगा ना, कंटेनर्स की कॉस्ट थी ना वो लेनी है तुम्हें 60 पर कंटेनर, इनवॉइस पे तो चढ़ाएगा ना वो। डिलीवरी कॉस्ट ये कौन चार्ज करता है? ट्रांसपोर्टर चार्ज करता है। अगर तो देखो सप्लायर ही कर रहा होगा, तो सप्लायर क्या करता है, अलग से डिलीवरी चार्ज नहीं करता, वो ना इंक्लूड कर देता 20 में। तो ये डिलीवरी चार्ज ध्यान रखना, कुछ नहीं बोला तो अलग से हमने ट्रांसपोर्टर को दिया है। तो इनवॉइस का ये पार्ट बन रहा है जो सप्लायर ने इनवॉइस, नेट इनवॉइस रेज किया, क्या डिलीवरी चार्ज और इंश्योरेंस क्या उसका पार्ट बन रहा है, या अनलोडिंग इनवॉइस का पार्ट बन रहा है? नहीं, क्या क्या बन रहा है? मटेरियल, ठीक है, टैक्सेस, डिस्काउंट लेस करना है, या फिर ड्रम्स की कॉस्ट, उन पे जीएसटी या स्पेशल टैक्स वगैरह, जैसे क्वेश्चन हमने 64 में किया है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें डिलीवरी चार्ज नहीं ऐड करना, क्या ऐड करना है? कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स। अब यहाँ पे मैं पहले कैसे कर रहा हूँ, 25 पे निकाल रहा हूँ। 25 कंटेनर्स हमने कितने हैं? 20 कंटेनर्स। क्योंकि इंश्योरेंस किस पे लेगा? रिजेक्टेड के लेस करके इंश्योरेंस निकाला जाएगा, कि इंश्योरेंस पूरे इनवॉइस पे लगेगा? तो मैं कौन सी अप्रोच कर रहा हूं कि पहले रिजेक्टेड जो मटेरियल है, जो रिजेक्ट हुआ है एक कंटेनर, उसकी भी कॉस्ट ऐड करके इनवॉइस निकाल रहा हूं, और कंटेनर रिजेक्ट जो हुआ है उसका जो पैसा हमारा कम होगा वो अलग से लेस करूंगा, मैं नेटिंग नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? आप भी यही अप्रोच रखना एग्जाम में, शुरू में नेटिंग मत कर देना कि यार यहाँ पे मैं सीधा ही 1200 ले लेता हूँ और कंटेनर भी 24 ले लेता हूँ, उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। सब एग्री कर रहे हैं? राइट। तो कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, पहले तो कंटेनर्स देखने पड़ेंगे, 1250, और एक कंटेनर में कितना? 50। ये आगे नंबर ऑफ कंटेनर्स, और पर ड्रम कितना चार्ज कर रहा है? 60 पर कंटेनर। कितना आया? 1500। राइट, टोटल कितना बन गया? ये नेट इनवॉइस प्राइस है 32750। अब ये इसके ऊपर हमारे डिलीवरी चार्ज और इंश्योरेंस लगने वाले हैं, EFG। डिलीवरी चार्ज कितना लगेगा? गिवन है आपको 250। यस। फिर उसके बाद इंश्योरेंस 32750 का कितना परसेंट? 1%। कितना आया? 328। 328 कर लो, या 327.5, 0.5 का फर्क आएगा फाइनल आंसर। राइट। अब इंश्योरेंस हो गया, वो अपने पास सामान आ गया, बट अब उसको इंस्पेक्ट कर रहा है, इंस्पेक्शन के बाद क्या देखता है? एक कंटेनर क्या है, उसमें मटेरियल क्या है, डिफेक्टिव है, वो वापस करना चाहता है, वो कहता है उसका तो मैं पैसा नहीं दूंगा। तो FGH आपको अब क्या करना है? लेस कॉस्ट ऑफ कंटेनर रिजेक्टेड, कॉस्ट ऑफ कंटेनर रिजेक्टेड। तो मुझे बताओ, ये 32,750 ये कितने कंटेनर्स की है? 25। तो एक की कितनी आ जाएगी? 32750 है 1310 इंटू 1। इसको मैं अलग से वर्किंग नोट भी दिखा दूंगा आपको, दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगा। तो 1310 लेस, ठीक है। और इसका अगर आपको प्रॉपर बनाना है, वर्किंग नोट नंबर 1 भी बना सकते हो। तो मैं थोड़ा सा नीचे बना रहा हूं, इतनी स्पेस छोड़ दो, इतनी।
वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ कंटेनर विद मटेरियल रिजेक्टेड। 1 कंटेनर की बात कर रहा हूं। बताओ मटेरियल कॉस्ट या परचेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, कितना कंटेनर में कितना केजी है? 50। और 1 केजी का रेट कितना है? 20 है। मटेरियल का कितना आया? 1000। उसके बाद लेस क्या करोगे? ट्रेड डिस्काउंट। इस पे डिस्काउंट भी तो मिला था ना। ये तो है नहीं है कि डिस्काउंट ले लिया फिर जब वापस करने जा रहे हो उसको कह रहे हो कि हाँ कि पूरा दे मेरे को, ऐसे थोड़ा होता है। तो 20% लेस कर दो। 20% इंटू 1000 कितना हुआ? 200 लेस हो गया। फिर ऐड क्या करोगे? जो आपका स्पेशल टैक्स लगा है 20% है ना? 10 है। 10% कर दो उसको गलती से। 100। स्पेशल टैक्स कितना है? किस पे लगेगा? 1000 पे। 250 ये हो गया। उसके बाद जीएसटी, ऐड जीएसटी कितना परसेंट है? 8%। 1000 प्लस 250 उस पे 8%, 100। और कंटेनर का भी तो उसने चार्ज किया होगा ना। एक कंटेनर का चार्ज कितना है? टोटल करो, मेरे ख्याल से इससे मैच करना चाहिए जो ये आया आपका 1310। 1310। समझ गए? 1310। अगर आप मैंने क्या किया, ऊपर अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूँ 1310 ही आएगा। और अलग से एक कंटेनर की वैसे विद मटेरियल अगर रिजेक्ट होता है तो कितना चार्ज सप्लायर कम करेगा? उसको कम करना ही पड़ेगा, मैंने जब माल एक्सेप्ट ही नहीं करा। बट क्या मैं डिलीवरी चार्ज और इंश्योरेंस ये एक कंटेनर का प्रोपोर्शनेटली कम करवा सकता हूँ? ये नहीं कम करवा सकता मैं। क्या इंश्योरेंस कंपनी कम लेगी या डिलीवरी वाला बोलेगा? ट्रांसपोर्टर को अगर तुम मानो पूरा माल रिजेक्ट कर देते, ट्रांसपोर्टर को ये बोल सकते थे कि मैं तो को बिल्कुल फ्रेट नहीं दूंगा, मैंने तो मटेरियल कोई एक्सेप्ट ही नहीं करा। वो तो ये कहेगा ना कि भैया मैंने डिलीवर तो किया, क्यों गरीब के पेट पे लात मार रहे हो? तो लॉजिकली समझना। राइट, तो कॉस्ट ऑफ कंटेनर रिजेक्टेड। और कुछ एडलेस होना है? हाँ, अनलोडिंग, HIJ, अनलोडिंग चार्जेस। अनलोड कितना कंटेनर्स करवाया बंटी ने? 0.2। कंटेनर्स, क्वेश्चन सुनो। 24 कंटेनर्स कराया, एक कंटेनर तो उसने ट्रक पे चढ़ के रिजेक्ट कर दिया। और क्या चार्ज पड़ रहा है पर कंटेनर अनलोड करने का? 0.25। कितना है ये? पर केजी है तो यहाँ पे 24 ना लिखो, इसमें 1200 लिखो, या 24 कंटेनर्स इनटू 50 पर 50 केजीज लिख दो, 50 केजीज पर कंटेनर। ठीक है, 300। कुछ और एडलेस होना है? जो वापस जो कंटेनर्स एक्सेप्ट कर लिए, खाली कंटेनर्स वापस किए, उसका रिफंड नहीं लोगे क्या? HIJ। देखो अगर कॉस्ट अकाउंटेंट बन रहे हो तुम तो तुमने कॉस्ट बचानी है, खाली कंटेनर्स पड़े हुए हैं और तुम वहां पे देखो सीए हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तुम्हें ध्यान देना है कि यार जो कंटेनर्स खाली पड़े हैं उसको वापस करके अपना खर्चा कम करो। ऑब्जेक्टिव क्या था कॉस्ट का? कॉस्ट रिडक्शन। तो ये भी तो एक रिडक्शन का प्रोसेस है, कि ध्यान रखना। तो आपका एम्प्टी कंटेनर्स रिटर्न ये लेस होगा, ये कॉस्ट को आपकी लेस करेगा। कितने कंटेनर्स? 25, 24। और पर कंटेनर कितना मिलेगा वापस? 40। कितना है ये लेस? 960। इस पे 960 पे जीएसटी भी ले लो, बेनिफिट लेस करूँ ना, वो ध्यान रखना। तो आपका टोटल लैंडेड कॉस्ट आ जाएगी, और मेरे ख्याल से कोई कॉस्ट एड लेस नहीं होनी है। 31
352 358 ये आ गई। और कॉस्ट पर केजी कितनी आ जाएगी? 31358 डिवाइडेड बाय 1250 डिवाइडेड बाय 24 के ऊपर कंटेनर निकाल रहे हो, 1200 पर केजी निकाल रहे हो। केजी कितना है? 1200। 50 तो रिजेक्ट ही हो गया एक कंटेनर में, तो 1200 किलो स्टोर में बचा हुआ है। 26.13 पर केजी, ये फाइनल आंसर है। देखो अब समझ आ गया, बट तुम्हें इतना तो आइडिया हो गया, ये बिना पढ़े बिना रिवाइज के एग्जाम में नहीं कर पाओगे, तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी पॉइंट बाय पॉइंट मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, समझ आ रहा है, भाई बता रहा है, हो रहा है, अच्छा चल रहा है, बट ऐसा नहीं होगा एग्जाम में। तो मैं ये क्वेश्चन कम से कम 2 बार, तो कम से कम 2 बार रिवीजन के टाइम होना चाहिए, तब जाके एग्जाम में अगर एज इट इज आके तब कर पाओगे। 2 या 3 बार रिवाइज करोगे तब होगा, तभी इसको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया मैंने। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है सबको? अनलोडिंग चार्जेस 10 एक बार 10 दिन दें। अनलोडिंग 0.25 पर केजी ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल अल्टीमेटली जो एक्सेप्ट किए गए हैं। 1250 केजी हमने मंगवाए थे, ठीक है, और ये थे 25 कंटेनर्स में माल आया था, और हर कंटेनर में 50 किलो था, 50 केजीज थे हर कंटेनर में, ठीक है, आपके लिए समझा रहा हूं। लेकिन इसमें से 25 में से एक कंटेनर में माल डिफेक्टिव था, तो एक कंटेनर में कितना हो गया? 50 केजी। तो गुड कंटेनर्स 24 है और हर कंटेनर में 50 किलो है, तो अल्टीमेटली कितना एक्सेप्ट किया गया प्रिंस? 1200 किलो। और अनलोडिंग, ट्रक से अनलोड, अनलोड का मतलब होता है किसी सामान को अनलोड करना। लोड होता है कि चढ़ाना, अनलोड होता है उसको उतारना। तो उतारने का क्या कॉस्ट है? लेबर से, हम लेबर को पे किया होगा, ट्रांसपोर्टर के बंदों को पे किया होगा, वो कहता 0.25 पर केजी। तो 1200 किलो ही अनलोड कराया, तो 1200 इंटू 0.25 कितना आ रहा है? 300। तो प्रिंस थम्स अप करो अगर समझ आ गया, थम्स डाउन करो अगर अभी भी समझ नहीं आया। राइट, डन। चलो देखते हैं और क्वेश्चन। एक रह गया, क्वेश्चन नंबर 103 या 104 है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है चैप्टर में, बस 103 4 या 5 ही है। 15 चैप्टर्स है आपके, तो अगर इस प्रोपोर्शन में चले तो 1500 क्वेश्चन करोगे तो? नहीं, ऐसा नहीं है, डरो मत। चलो क्वेश्चन नंबर 103, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। चांसेस है क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछ ले, एमसीक्यू केस सिनेरियो बेस्ड है और 10 नंबर का बन जाएगा, क्योंकि 5 एमसीक्यू है इसमें, हर एमसीक्यू के कितने नंबर? 2 नंबर। ओके, अब एक्स ट्रेड एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी, इससे कुछ आइडिया हो रहा है? आईटीसी नहीं मिलेगा कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, लेकिन नीचे क्या लिख रहा है यहाँ पे, और ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, टेक्निकली सेंस ही नहीं बनती है कि यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उसको आईटीसी मिलना ही नहीं चाहिए, बट यहाँ पे क्रेडिट अवेलेबल लिखा हुआ है। तो जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसमें तो, और है भी केस सिनेरियो, इसमें तो तुम कुछ नोट भी नहीं डाल सकते, सब वो तो है नहीं डिस्क्रिप्टिव, तो इसमें तुम यहाँ इस वाली चीज को रिस्पेक्ट देना, आईटीसी ले लेना। क्लियर है? बट अगर यहाँ पे कुछ ना मेंशन होता तो क्या तुम्हें जीएसटी कॉस्ट में ऐड करना है या नहीं करना? तब ऐड करना है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड और आईटीसी नहीं मिले। चलो, अनरजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी, उसने परचेज किया मटेरियल फ्रॉम वाई लिमिटेड विच इज रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी। अब ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 24
एक्स ट्रेडर्स ने, जो कि बायर है, कितने यूनिट्स बाय किए, परचेज अ लॉट ऑफ 5000 यूनिट्स क्रेडिट पे, किससे, वाई लिमिटेड से। अब आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, लिस्टेड प्राइस ऑफ एक लॉट 5000 यूनिट्स का कितना है, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख टोटल दिया कि पर यूनिट दिया है, टोटल दिया है, राइट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10% ऑन लिस्टेड प्राइस। सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट अवेलेबल है और रेट कितना है, 18%, 9+9% है। तो सी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है, एसजीएसटी होता है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है। कैश डिस्काउंट कितना है, 10% है। और कब दिया जाएगा, अगर पेमेंट कितने डेज के विद इन करें, 30 डेज। एक बार देखो, उसने ना क्वेश्चन नंबर 1 पे हमें क्या निकालने को बोला है, आपको कैश डिस्काउंट निकालना है। टेक्निकली कैश डिस्काउंट आपकी कॉस्ट से लेस नहीं होगा, है ना, बट इसकी कैलकुलेशन मांग सकता है। ये तो बताओ कैश डिस्काउंट बनता कितना था। तो पहले क्वेश्चन ने उसने उसने कैश डिस्काउंट मांगा हुआ है, पहले केस सिनेरियो में, एमसीक्यू में, राइट। टोल टैक्स कितना पे किया, 5,000। ट्रेड एंड इंश्योरेंस कितना पे किया, 17,220। डीमरेज ऐड करेंगे कॉस्ट में, 5,000 एबनॉर्मल कॉस्ट है, ये ऐड नहीं करेंगे। कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन परचेजेस 10,000 की, किसी को कमीशन या ब्रोकरेज दिया, ऐड हो जाएगा। अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर्स 30,000, और जब कंटेनर्स को वापस किया तब कितना रिफंड मिल गया, 20,000। तो नेट 10,000 आ गया, या 30 माइनस 20। अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। इसको इंपॉर्टेंट मान लो, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आ रहा है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था, मेरे से भी इस पॉइंट में गलती हो गई थी। फिर अ 20% शॉर्टेज इन मटेरियल ऑन रिसीप्ट इज एक्सपेक्टेड कंसिडरिंग द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल। तो नॉर्मल एबनॉर्मल, नॉर्मल उसकी नेचर इस तरह की 20% की शॉर्टेज होती है क्वांटिटी में, नॉर्मल लॉस। पेमेंट सप्लायर को कितने डेज के विद इन कर दी, तो कैश डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला, मिला। तो ये था आपका केस सिनेरियो। अब उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। कितने करोड़ का सवाल है, 7 करोड़, 2 नंबर का सिर्फ। इफ एक्स ट्रेडर्स पेज द सप्लायर विद इन 30 डेज, जो कि किया, what is the total amount of cash discount received from the supplier and how it is treated to calculate material cost। तो आपको निकालना है कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा, 26,550 निकाला। तो आपका आंसर क्या है, बी है कि सी है, सी। ये तो पता है नॉट डिडक्टेड है, तो एटलीस्ट ये तो पता है बी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गई है। ओके, स्टार्ट करें करना। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में तुम्हें जो केस सिनेरियो की क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें एमसीक्यू टाइप है, उसमें तुम्हें ठीक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तुम्हारे उसकी वर्किंग को चेक भी नहीं किया जाएगा। अगर ठीक ऑप्शन सिलेक्ट किया पूरे नंबर, और अगर तुमने गलत किया तो कोई मार्क्स नहीं है। वर्किंग तुम अलग से एक शीट मांग सकते हो, और उसको तुम बस साथ में स्टेपल या पेस्ट या जो भी वो उनका होता है टैग कर दोगे। बट वो लिख देना कि वर्किंग्स फॉर केस सिनेरियो, उसको कोई चेक नहीं करे। बट तुम्हें शीट चाहिए होगी। ऐसा मत समझना कि जो केस सिनेरियो क्वेश्चन है वो तुम्हारे ओरली या कैलकुलेटर पे हो जाएंगे, नहीं, तुम्हें लिखना पड़ सकता है। क्लियर है। तो या तो लास्ट पेज पे जो तुम्हारी पूरी आंसर बुकलेट होगी, या अलग से शीट अगर मिलती है उस पर कर लेना कैलकुलेशंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 103। तो उसका पहला पार्ट, कैश डिस्काउंट निकालना है। तो पहले उसके लिए देखना पड़ेगा कि खर्चा कितना है। सबसे पहले मुझे बताओ लिस्टेड प्राइस कितना है तुम्हारा, 10 लाख। उसके बाद आपका ट्रेड डिस्काउंट इस पे दिया जा रहा है, यस, कितना परसेंट है ट्रेड डिस्काउंट, 10%। 10%। 25,000। राइट। तो आपका जीएसटी इस प्राइस पे लगेगा,
2,25,000। इसको हम जीएसटी में टैक्सेबल वैल्यू भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद जीएसटी कितना है रेट? 89। एड जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। अब एड इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि मैं यहाँ पे कॉस्ट नहीं निकाल रहा, मैं क्या निकाल रहा हूं? डिस्काउंट निकाल रहा हूं, ठीक है। तो जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, मुझे बताओ कितना आया? 40,500। 40। 1,500। मेरे को एक सेकंड ना चेक करने दो, ये कौन क्वेश्चन है, कौन सा। मेरे को ये चेक करना है कि उन्होंने जीएसटी लिया नहीं। 24 आरटीपी केस सिनेरियो, एक सेकंड रुको। अच्छा, एक चीज, सबके पास आरएमएस ऐप का एक्सेस है यहाँ पे जो बैठे हैं या ऑनलाइन बैठे हैं? एक बार आरएमएस ऐप खोलना, तुम्हें एक चीज बतानी है मैंने। उसमें बैचेस में जाओ, सबको 17.4 एंड 18.4 दिख रहा है? उसको खोल लोगे, राइट। तो तुम्हारे पास ऊपर टैब्स आ रहे हैं, ओवरव्यू, अटेंडेंस, स्टूडेंट्स आ रहा है। उसको आगे स्क्रॉल करो, एंड में तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल आएगा। सबने स्टडी मटेरियल निकाल लिया? उसको क्लिक करो। उसमें तुम्हें दिख रहा होगा मैंने 3 फोल्डर्स अपलोड किए हुए हैं, पीवाईपी, आरटीपी, एमटीपी। पीवाईपी स्टैंड्स फॉर पास्ट ईयर पेपर्स, आपके आरटीपी जो इंस्टीट्यूट रिलीज करता है रिवीजन टेस्ट पेपर्स, और जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करता है आईसीएआई, हर अटेम्प्ट से पहले 2 एमटीपी कंडक्ट करता है। तो मैंने सबके क्वेश्चन और आंसर्स फोल्डर के अंदर डाले हुए, तो आप कोई भी फोल्डर जैसे आरटीपी का फोल्डर खोल लोगे तो तुम्हारे पास ईयर एंड मंथ वाइज सारी पीडीएफ है। ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो सकती है, बस व्यू कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को अलग से पीडीएफ रखनी है अपने पास या प्रिंट आउट लेना है तो वो अलग से मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो आपके पास एक्सेस रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे कई बार आपके पास पीडीएफ नहीं है, आपको फोन में एक्सेस करना है, तो आप आरएमएस ऐप खोल के एक्सेस कर सकते हो, राइट। इसका September 24 अगर खोलोगे तो पहला केस सिनेरियो तुम्हें दिख रहा है, ये वो क्वेश्चन है। सर इसमें इन्होंने जीएसटी ऐड ही नहीं किया, डिस्काउंट मैं देख लेता हूँ। ऐड किया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट में डिस्काउंट एंड टैक्स टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे। हाँ, डिस्काउंट तो टैक्सेबल वैल्यू पे आएगा ना। कैश डिस्काउंट है, पोस्ट अप्लाई डिस्काउंट है। क्या तुम्हें, नहीं रुको एक सेकेंड, 21 days के लिए तो पोस्ट तुमने किस पे किया हुआ? तुमने 265,500 पे किया? इसमें गड़बड़ है वैसे। अच्छा, मैं समझाता हूँ एक बार। मैंने एक चीज तुमसे डिस्कस करनी है। देखो, इसमें इंपॉर्टेंट इन्होंने, मैंने गलत बता दिया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, बट वैसे जो गुड्स लिया है उसका अगर क्रेडिट मिलना होता तो मिल जाता। ब्लॉक नहीं है, 17(5) में तुमने पढ़ा था ना, ब्लॉक्ड होता है, राइट। तो इसमें ब्लॉक नहीं है, लेकिन बंदा अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, ये कॉस्ट में ऐड होगा। मैंने पहले गलती से ये बोल दिया तुम्हें, यहाँ क्रेडिट अवेलेबल है तो आप कॉस्ट में ऐड ना करो, वो मैंने गलत बोला है, इसको मैं रियलाइज कर रहा हूं। तो जब अनरजिस्टर्ड है, कहने का इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? बायर या रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, उसने गुड्स लिए, गुड्स जो लिए वैसे उसको क्रेडिट मिल जाता, अवेलेबल था। लेकिन अगर आपको क्रेडिट अवेलेबल हो, बट तभी मिल सकता है अगर आप अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो, ये हम जीएसटी में पढ़ेंगे। बट क्योंकि बंदा अनरजिस्टर्ड है
तो उस केस में क्या इनपुट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जीएसटी विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर, क्लियर है सबको? जीएसटी आपकी कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करेगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। अब मैंने कितना लिख दिया, लिस्टेड प्राइस अपनी 2.5 लाख आ गई, ट्रेड डिस्काउंट हो गया, टैक्सेबल वैल्यू हो गया, जीएसटी एट द रेट 18% है। तो टोटल कितना हो गया ये आपका? 265,500. 265,500 अमाउंट पेबल टू सप्लायर। अब उसके बाद तुम क्या ले रहे हो? 10% cash discount. 10% कैश डिस्काउंट। अब जब तुम 10% कैश डिस्काउंट ले रहे हो, तुम्हें किस पे मिलेगा? B17 बताए, B18 को समझा देता हूँ। 2,25,000 पे मिलेगा कि 2,65,500 पे मिलेगा, तुम बताओ। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है या नहीं है? बाद में डिसाइड किया कि हाँ पेमेंट अगर हो रही है, यहाँ पे बाद में हो रहा है डिस्काउंट डिसाइड, ये मान के चलो। तो in terms तो है. ये चीज कॉस्ट में नहीं हो रही है। कॉस्ट में वो क्लैरिटी नहीं दे रहा है, बस वो ये कह रहा है कि कैश डिस्काउंट है, बाद में दिया जा रहा है। देगा नहीं देगा बाद में उनसे डिसाइड हुआ है, ये मानना पड़ेगा तुम्हें कॉस्ट में। मेरे को पता है थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो रहा है तुम्हारा जीएसटी के साथ जो मैंने पढ़ा है, बट ये आईसीएआई थोड़ा बहुत गलती कर देता है जब वो सब्जेक्ट चेंज कर रहा है, राइट? इसमें बस तुम ये समझो, डिस्काउंट तुम्हें क्या एट द टाइम ऑफ सप्लाई मिला है कि पोस्ट सप्लाई मिला है? Post supply. बस पोस्ट सप्लाई, वहां तक जाओ। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है तो तुम्हें जीएसटी क्या कम होगा? प्रोपोर्शनेट। जब तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है नहीं होगा, तो तुम्हें जीएसटी किस पे कैलकुलेट करना है? 2,25,000 पे करना है। ज्यादा डिस्काउंट मत कर देना, 2,65,500 मत करना। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, हो सकता है कल तुम मुझे ही बोलो कि सर जीएसटी भी आप पढ़ा रहे हो, जीएसटी में तो कुछ और पढ़ाते हो और इधर कुछ और पढ़ा रहे हो। तुम दोनों चेक कर सकते हो, स्टडी मैट में तुम्हें मैंने स्टडी मैट में चेक कर लेना, जीएसटी में ये लिखा होता है कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अगर कंडीशंस एग्रीड है एट द टाइम तो वो अलाउड होता है। बट यहाँ पे जब कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, और यहीं पे तुम्हारे सामने है सोल्यूशन, इन्होंने क्या किया हुआ है? इन्होंने किया है कि आप 2,25,000 जो ये वाली अमाउंट है सिर्फ इसी पे डिस्काउंट दोगे, आप पूरी 2,65,500 पे डिस्काउंट नहीं दोगे। ठीक है, बात को समझो। मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूं, 100 रुपीज की कोई चीज ली, ठीक है, जीएसटी कितना है? लेट से 18% है, तो जीएसटी कितना हो गया? 18। आप कितना पे कराए दुकानदार को? 118। B18 रिस्पॉन्स करे, 118 पे कराए, कराए। उसके बाद आपने क्रेडिट पे लिया था माल, अब आप पेमेंट करना चाहते हो, आप विद इन 30 डेज पेमेंट करना चाहते हो, ठीक है? तो आप उसको कहते हैं देख मैं टाइम से पहले कर रहा हूं, ठीक है, तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। कितना परसेंट बोला था दुकानदार ने? दुकानदार ने 10% बोला था। तो आप क्या ये कहोगे कि मेरे को 11.8 दे डिस्काउंट, मेरे को जीएसटी भी कम कर मेरा? वो जीएसटी कम नहीं कर पाएगा शॉपकीपर, वो कहेगा वो मैंने गवर्नमेंट को जमा करा दिया। तुम्हें डिस्काउंट किस पे मिलेगा? 100 पे 10%। अगर तुम्हें पूरे पे डिस्काउंट चाहिए था इंक्लूडिंग जीएसटी, तो तू मेरे से कौन सा डिस्काउंट ले लेता? या तो ट्रेड डिस्काउंट ले लेता या क्वांटिटी डिस्काउंट। जो उसी टाइम में डिस्काउंट अगर लगा रहा होता ना, तब तो मैं लेस कर देता, बट क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है, बाद में मिल रहा है, तो उस केस में मैं तेरे को जो मेरी कॉस्ट है जीएसटी को डाके सिर्फ उतने पोर्शन पे डिस्काउंट दे सकता हूं। तो तुम्हें ऐसे करना है। यहाँ पे थोड़ा सा रट्टा मनवा रहा हूं मैं, क्योंकि जीएसटी में एक जगह कोई डिफरेंट चीज इंटरप्रेट होती है। कॉस्टिंग में तुम ये रूल बांध लो, ठीक है, कैश डिस्काउंट बाद में डिस्काउंट है। आपको क्या जीएसटी के साथ ज्यादा डिस्काउंट देना है कि कम डिस्काउंट रखना है? कम रखना है। क्लियर है? ओके करो सब। ओके, राइट। तो कैश डिस्काउंट कितना होगा? 2,25,000 पे 10%, 22,500, राइट। 22,500 लेस करने के बाद आपके पास क्या आ गया? ये नेट अमाउंट तुम कैश में पे करोगे। नेट अमाउंट पे टू सप्लायर कितना? 243,000. 243,000। चलो चेक करो अब, कैश डिस्काउंट पूछा था कितना है? पहले तो बताओ क्या मटेरियल कॉस्ट में डिडक्ट होता है कि नहीं? कैश डिस्काउंट फाइनेंशियल आइटम है, नहीं लेस होती?
नहीं लेस होती, तो नॉट टू बी डिडक्टेड है। और आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, सॉरी डी। करेक्ट ऑप्शन आपका है डी। क्लियर हो गया सबको? राइट, नेक्स्ट पार्ट, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस एंड हाउ इट इज ट्रीटेड इन मटेरियल कॉस्ट। अब इसको आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सप्लायर को 2,43,000 दिया, उसके बाद और खर्चे ट्रांसपोर्ट वगैरह कौन कौन से है बताओ मुझे। टोल टैक्स कितना है? टोल टैक्स नहीं, आपको यहां से नहीं लेना, आपको क्योंकि यहाँ पे कैश डिस्काउंट लेस होना, आपको यहां से स्टार्ट करना। मटेरियल कॉस्ट में क्या ये लेस हो जाएगा? नहीं होगा, यही लिखा है ना हमने। तो अब आपको स्टार्ट करना है 265,500। अब मैं सेकेंड पार्ट यहां से कर रहा हूं, अमाउंट पेएबल टू सप्लायर, कैश डिस्काउंट तो लेस हो ही नहीं सकता मटेरियल कॉस्ट में। इधर से तुम्हारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, 265,500, राइट। इसमें कौन सी कॉस्ट ऐड करोगे तुम? टोल टैक्स। यहां पे लिख लो MCQ 1 डी। राइट, टोल टैक्स कितना पे किया? 5,000। 5,000। और बताओ क्या खर्चा है तुम्हारा? इंश्योरेंस। ट्रेड एंड इंश्योरेंस, बिल्कुल ठीक, ट्रेड एंड इंश्योरेंस ऐड कर दो। 4,230। 12,220। और बताओ, कमीशन एंड ब्रोकर। डीमरेज आएगा? नहीं आएगा, डीमरेज तुम्हारा एबनॉर्मल खर्चा है, नॉट टू बी एडेड टू कॉस्ट, विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीरियड। कमीशन एंड ब्रोकरेज है ना अगला, कितना है? 10,000, राइट। और कोई खर्चा तुम्हारा? अमाउंट फॉर 10 हाँ, तुम्हारा कंटेनर्स का कॉस्ट, कंटेनर्स का कॉस्ट 30,000 तुमने किया, और 20,000 तुम्हें क्या मिल गया? रिफंड। तो तुम्हारा नेट खर्चा कितना है? 10,000, राइट। अब अदर खर्चे भी है, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। ये अदर एक्सपेंसेस कितना है? 2% है। अब 2% किसका होगा? इसका टोटल करके, कि इसमें ये भी ऐड करके, अदर एक्सपेंसेस ऐड करके जो ग्रैंड टोटल आएगा उसका 2% है। ग्रैंड टोटल है, ये चीज है। जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था, मैंने पता क्या किया था, मैंने ये सारा ऐड किया, इसका 2% निकालने लग गया था मैं। तो मेरे से भी एक गलती हो रखी है जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था। तो तुम्हें क्या मानना पड़ेगा है कि ये x है, राइट, और ये कितना हो जाएगा? 0.02x। तो तुम्हारा क्या आएगा कि ये जो खर्चा है ना, ये कितना परसेंट है? या तो ये 0.98 है या 98% है। ये समझ रहे हो बात को? तो इसका टोटल बताओ कितना बना, जो खर्चे आपको निकाल के दिए हुए हैं? 307। ये है खर्चे अदर देन अदर एक्सपेंसेस। इसको तुम जब डिवाइड बाय 98% करोगे तो तुम्हारे पास 100% वाला खर्चा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3,14,000। तो 3,14,000 का 2% कर दो, या 3,14,000 माइनस 307720 कर दो, 6280। तो अदर एक्सपेंसेस 6280 आएंगे। ऑप्शन देखो है ये, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस एंड हाउ इट इज ट्रीटेड इन मटेरियल कॉस्ट। क्या ऐड होंगे कि नहीं होंगे? अदर एक्सपेंसेस बोल रहा है, कुछ बोल रहा है कि नॉर्मल है, नॉर्मल है, कुछ नहीं बोला। क्या एज्यूम करोगे? नॉर्मल है तो मटेरियल कॉस्ट में ऐड होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। क्लियर हुआ सबको? थोड़ा टेक्निकल है ये 3 क्वेश्चंस, मैं मान रहा हूं। तो 6280 यहाँ पे लिखोगे, MCQ 2। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। बी है ना? करेक्ट ऑप्शन है बी, राइट। उसके बाद बताओ, थर्ड MCQ पढ़ते हैं। यहां तक नोट कर लिया सबने? थर्ड MCQ,
what is the amount of GST and how it will be treated in cost sheet of X traders. GST amount हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 40,500 और बताओ अनरजिस्टर्ड सप्लायर है एडेड, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। और उन्होंने रीजन भी लिखा हुआ है, सबने फोन पे निकाला हुआ है सोल्यूशन, तो तुम पढ़ोगे कि एक्स ट्रेडर्स इज एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, तो क्रेडिट इज नॉट एप्लीकेबल, तो जीएसटी जो पे हो रहा है दैट विल बी अ पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। क्लियर है? उसके बाद फोर्थ, व्हाट इज द टोटल मटेरियल कॉस्ट चार्जेबल इन कॉस्ट शीट? 3,40,000 ऑप्शन ए। फिर लास्ट, व्हाट द नंबर ऑफ गुड यूनिट्स एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल रिसीव्ड। अब मुझे बताओ तुम्हारा क्वांटिटी परचेज कितना था? 5 यूनिट्स। क्वांटिटी परचेज था 5,000। लॉस कितना हो गया? शॉर्टेज। नॉर्मल है नॉर्मल है? नॉर्मल है, तो नॉर्मल लॉस 20%, 1,000, तो 4,000 हो गया। अब बताओ क्या ये 4,000 यूनिट पूरा 3,14,000 की कॉस्ट बियर करने को तैयार है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि ये 1,000 नॉर्मल लॉस है, तो तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा? 3,14,000 डिवाइडेड बाय 4,000 कितना आया? 78.5। ये ऑप्शन है, चेक करो। सी ऑप्शन आरटीपी में आ रखा है। ओके, तुम्हें कंसेप्ट समझना है कि आंसर कैसे आए समझना है? कंसेप्ट समझना है। अमाउंट पेएबल टू सप्लायर, शुरू में कितना पेएबल है? 265,500। अभी क्या कैश डिस्काउंट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? अभी नहीं पता ना। और कैश डिस्काउंट क्या कॉस्ट से लेस होता है? नहीं होता है, तो 265,500 पे करना है। सामान मंगवा लिया उधार पे सप्लायर से, उसके बाद ट्रांसपोर्टर आया, बीच में उसने क्या पे किया? टोल टैक्स पे किया, कितने का? 5,000 का। ट्रेड इंश्योरेंस कितना पे किया? क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, 17,220 का। कमीशन एंड ब्रोकरेज कितना है? 10,000। और कंटेनर्स की नेट कॉस्ट कितनी है? क्योंकि उसने बोला है कि हमारी ये जो अदर एक्सपेंसेस है ना, ये 2% किसका है? टोटल खर्चे का। और जो टोटल खर्चा होता है क्या वो नेट ऑफ कंटेनर्स जो रिफंड है उसके नेट ही होगा ना, जो हमें पड़ी है कॉस्ट। तो इस करके इस क्वेश्चन में मैंने 20,000 पहले लेस किया, तो नेट कंटेनर्स की कॉस्ट कितनी पड़ी? 30,000 हमने पहले दिया, 20,000 रिफंड किया उसने, तो 10,000 आ गई। तो ये टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 3,07,720 होगी है। और अदर एक्सपेंसेस 2% इसके है कि 2% टोटल के है? टोटल के है, तो दैट मीन्स 2% टोटल के है, बाकी ये खर्चे टोटल के कितने हैं? ये फिर 98% हुए ना। 98% प्लस 2% इज इक्वल टू 100%। तो आपके पास 98% वाली अगर चीज है, उसका तुम्हें अमाउंट गिवन है कितना? 307,720। तो क्या 100% पे ला सकते हो? कितना आएगा? 307,720 डिवाइडेड बाय 98%, 100% पे पहुंच गए तुम, कितना आ गया? 3,14,000 आ गया। इसका 2% कर दो, 6,280। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी किसी को डाउट? सर जीएसटी जो कैलकुलेशन कर रहा है, आई डोंट नो तो टोल टैक्स में हमको ऐड करना चाहिए था कॉस्ट ऑफ कंटेनर भी करना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में तो किया था आपने। नहीं, कॉस्ट ऑफ कंटेनर 30,000 ऐड करके 20,000 लेस भी तो किया है। नहीं, बड़े जीएसटी अमाउंट आएगी। जीएसटी कंटेनर का जीएसटी रेट गिवन ही नहीं है तुम्हें। पिछले क्वेश्चन में तुम्हें कंटेनर का जीएसटी अलग से गिवन था। टोल टैक्स का क्यों आएगा जीएसटी उस पर? सारे पहले टोल टैक्स सप्लायर नहीं चार्ज कर रहा, ठीक है। टोल टैक्स तो अलग से ट्रांसपोर्टर पे कर रहा है ना, ट्रांसपोर्टर हमसे रिकवर कर रहा है। अब पिछले क्वेश्चन में भी कहा किया हमने शगुन? स्पेशल टैक्स अलग है, वो तो मटेरियल पे लग रहा है। अगर सपोज मेरी बात सुनो, अगर मेरा सप्लायर
बिल्कुल साथ में होता, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट की जरूरत ना पड़ती, बिल्कुल साथ में ही है, बीच में कोई टोल नहीं आ रहा, तब तुम क्या टोल टैक्स जोड़ते? बट क्या स्पेशल टैक्स जोड़ते तब? स्पेशल टैक्स जोड़ते क्योंकि वो तो मटेरियल पे लगाना है ना। टोल टैक्स अलग है, वो दूसरा है, वो मटेरियल पे नहीं है, वो तुम उसको मत मानो कि 15(2)(a) है इसमें, वो अदर टैक्सेस है। वो मटेरियल पे टैक्स नहीं है, वो अदर है, वो टैक्स है कि ट्रांसपोर्ट करने का, तुम रोड को एक्सेस ले रहे हो, मटेरियल पे नहीं है। अगर खाली ट्रक भी आ रहा होता तब भी क्या टोल टैक्स लगता? ओके, शगुन का डाउट क्लियर है। और बाकी बताओ हनुमान। बाकी किसी को डाउट? आज के जो 3 क्वेश्चन है रिवाइज करने ही करने हैं, ठीक है। अब एक थोड़ा सा 15 मिनट पड़े हैं, 15 मिनट में मैं एक नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं, हमारा वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इज डन। ठीक है, अब नया कंसेप्ट है आपका रीऑर्डर लेवल। कंसेप्ट नंबर कौन सा है, 3 की 4? अच्छा, ऑनलाइन भी पूछ तो, ऑनलाइन सबको क्लियर है जितना किया हमने? थम्स अप करो। राइट, कंसेप्ट नंबर 3 है री ऑर्डर लेवल। लिखो, इट इज that level, it is that level where order for material is placed। देखो, हमें ये पता लग गया है कि जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और मटेरियल आता है तो उसकी वैल्यूएशन कितनी बनती है, कितनी कॉस्ट बनती है, वो हम कंसेप्ट अभी कर रहे हैं कि टोटल कॉस्ट कैसे निकालनी है मटेरियल की। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है कि ऑर्डर प्लेस करने पे मटेरियल आता है, उसकी कॉस्ट तो आ जाती है, लेकिन ऑर्डर प्लेस कब करना है वो भी तो क्वेश्चन है ना। तो कब ऑर्डर प्लेस करना है? सपोज एग्जांपल लेता हूं, बंटी है, बंटी का स्टोर है, ठीक है। स्टोर में ये सारा सामान पड़ा हुआ, पैर रखने की जगह नहीं है, क्या वो ऑर्डर प्लेस करेगा? यस और नो, सिंपल मुझे बताओ। क्यों नहीं करेगा? जगह ही नहीं है। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कितना लेवल हो बंटी के स्टोर में, कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं कि अब ऑर्डर प्लेस कर दो। तो ये वो लेवल है रीऑर्डर लेवल, जितना जिस लेवल पे कि इतने यूनिट्स पड़े हुए हैं स्टोर में, अब ऑर्डर प्लेस कर दो। क्योंकि अगर ऑर्डर प्लेस नहीं किया और लेट कर दिया तो क्या हो सकता है बताओ मुझे। अगर बंटी टाइम पे ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा है और ये सामान धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, बिल्कुल ठीक, शॉर्टेज हो जाएगा। अगर शॉर्टेज हो गया तो मतलब रॉ मटेरियल फैक्ट्री में नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, क्या प्रोडक्शन मैनेजर कुछ प्रोड्यूस कर पाएगा? क्या फिनिश गुड्स बनेंगे? क्या फिर आप कुछ बेच पाओगे? और क्या लेबर को लेकिन पे करना पड़ेगा, लेबर तो आई हुई है। तो देख रहे हो, स्टॉक आउट होने का रिस्क है। स्टॉक आउट हो गया अगर आप, तो आपकी फैक्ट्री चल रही है लेकिन काम नहीं हो रहा, ऑपरेटिव है, सारे खर्चे हो रहे हैं, ओवरहेड्स भी हो रहा है, लेबर भी लेके जा रही है, बट मटेरियल ना होने की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रही है। तुमने हमेशा सुना होगा कि फैक्ट्री हमेशा कहता है कि हमें अपनी कैपेसिटी पूरी तरह यूटिलाइज करनी है, कि हमें बिल्कुल भी हमारी फैक्ट्री में मशीन्स फ्री ना हो, काम करते रहे, तभी पैसा कमा पाओगे। तो तुम्हें कंसेप्ट समझ आया कि रीऑर्डर लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बहुत ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं तब भी क्या ठीक बात कर रहा हूं मैं? क्योंकि जो भी ऑर्डर प्लेस करूंगा और अगर मैंने एक्स्ट्रा यूनिट्स मंगवा के रखे हुए हैं और इतना मेरे को जरूरत नहीं है, तो क्या मेरे को स्टोरेज कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है? उसको स्टोर करने की कॉस्ट। और फाइनेंस में पढ़ते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तुमने स्टॉक लेके रख लिया लेकिन उसको क्या नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे हो, अभी जरूरत नहीं थी, क्या उसके पैसे पहले ही चले गए? उस पर तुम ब्याज कमा सकते थे। तो इस रीजन की वजह से ठीक लेवल डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक ग्राफ बनाते हैं।
तो अगर फैक्टर ने डिसाइड किया हुआ है कि 400 यूनिट जब स्टोर में पड़ा होगा, यूनिट्स का लेवल, अगर इस लेवल पे ऑर्डर प्लेस करना है, अगर इस लेवल पे ऑर्डर प्लेस करना है, तो 400 यूनिट्स के लेवल को मैं क्या बोल लूंगा? री ऑर्डर लेवल। जिस लेवल पे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, इसका मतलब है when store has 400 units remaining and if order is placed then 400 units will be called pre-order level, ROL। इसको लिख लो ऊपर, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ROL। अब इसके दो फॉर्मूलाज हैं, यहां तक नोट करो। तो पहला फॉर्मूला ROL, रीऑर्डर लेवल का जो पहला फॉर्मूला है, दैट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब सर ये क्या चीज है? मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड समझाता हूं। लेट से बंटी को इतना पता है कि हर रोज कंजम्पशन इस रेंज में होती है, लेट से 20 to 40 यूनिट्स पर डे की कंजम्पशन है। इतना पता है कि 20 से कम नहीं होगी और इतने से ज्यादा नहीं होगी पर डे कंजम्पशन, 40 से ज्यादा नहीं होगी। ऊपर वाला लिख लिया सबने? एक बार लिख लो जल्दी से, फिर उसके बाद हमें डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट है ये। है अभी 10 मिनट। 20 to 40 यूनिट्स कंजम्पशन पर डे, अभी ये मत लिखना, ठीक है? और जब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं तो क्या मेरा सप्लायर एकदम दे देता है मेरे को? ब्लिंकिट है ये? बताओ कि टाइम लगता है? तो टाइम लगता है। लेट से वो कहता है मेरा सप्लायर कि 8 to 10 डेज मैं टाइम लूंगा। इतना गारंटी है कि 8 दिन तो कम से कम लगेंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने दिन? 10। इसको 8 की जगह 6 कर लेता हूं। कम से कम कितने दिन लगेंगे? 6 तो देख लगने। अगर तू 6 से पहले एक्सपेक्ट कर रहा है, भूल जा, फिर तू किसी और से ऑर्डर प्लेस करवा ले। तो ठीक है, मैं कहता हूं ओके तू 6 दिन ले, बट कितने ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाएगा? वो कहता है 10 दिन। 10 दिन के अंदर तो मैं पक्का डिलीवर कर दूंगा। अब मेरे को ये डिसाइड करना है कि मैं किस पॉइंट पे ऑर्डर प्लेस करूं। तो फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन। मैक्सिमम कितनी होती है कंजम्पशन पर डे? 40। और मैक्सिमम टाइम कितना लेगा? तो मल्टीप्लाई करो 40 into 10, 400 यूनिट। ठीक है, तो इतना रखो, इसकी वजह से आप स्टॉक आउट नहीं हो सकते हो। ठीक है, लेट से अगर आपने 300 यूनिट पे ऑर्डर प्लेस किया, आपका स्टॉक पे 300 लेवल था, राइट? अब प्रोडक्शन फ्लोर वाला बोल रहा है कि मैं कितने यूनिट्स हर दिन वो प्लेस कर रहा है, हर इशू करवा रहा है, वो 40 यूनिट्स करवा रहा है। और वेंडर कितना टाइम लगा रहा है? सप्लायर 10 डेज। तो आप 40 यूनिट्स हर दिन कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो आपका 300 यूनिट पड़ा हुआ है, कितने दिन में ही खत्म हो जाएगा? 8 दिन में खत्म। क्या गारंटी 8वें दिन में माल आ जाएगा? मैक्सिमम कितने टाइम पे आ सकता है? 10 डेज में आएगा। तो 2 दिन क्या रिस्क है स्टॉक आउट होने का? एक और एग्जांपल से समझाता हूं। चलो ये तुम्हारे एग्जांपल से समझाता हूं। तुम्हारे घर कभी ना कभी गेस्ट तो आते ही है, ठीक है? गेस्ट ने आना है 8 बजे, ठीक है? अब मम्मा ने बोला कि मेरे से तो खाना नहीं बनेगा, क्या करेंगे? बाहर से ऑर्डर करेंगे। अब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, राइट? अब कैलकुलेट किया जा रहा है यार गेस्ट खाना कितने खाएंगे। गेस्ट ने खाना खाना है, इतना पता है कि 8 से 10 चपाती सारे मिलके खाएंगे, या लगा लो 8 से 12 चपाती सब मिलके खाएंगे। 8 तो कम से कम खाएंगे, मैक्सिमम कितने खाएंगे इतना पक्का पता है। कितने रोटी ऑर्डर करोगे? 8 कर लो।
9 कर लो, 5 कर लो, कितना करोगे? 12 करोगे ना, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, इतना पता। लेकिन हाँ ये गारंटी है कि 12 से ज्यादा नहीं खाएंगे, तो तुम मैक्सिमम कंजम्पशन करोगे। डन। गेस्ट कितने बजे आएंगे? 8 बजे, और उनको 8 बजे ही खाना चाहिए, बहुत पर्टिकुलर है, फूफा जी है, ठीक है, फूफा जी है, 8 बजे उनको खाना चाहिए। अब जोमैटो का तुमने देखा, वो कहता है हम डिलीवर करते हैं विद इन 20 to 40 मिनट्स। 20 मिनट तो कम से कम लगेंगे, मैक्सिमम टाइम गारंटी कर रहा है जोमैटो, कितना? 40 मिनट्स। कितने बजे ऑर्डर प्लेस करोगे? 7:30 पे कर लो, 7:40 पे कर लो। क्या करोगे तुम कि उनका देखोगे कि मैक्सिमम टाइम कितना लेगा जोमैटो। सेम चीज यहां पे क्या कर रही है, बिजनेसमैन कर रहा है, बंटी कर रहा है। बंटी देख रहा है यार मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्लोर पे कितना मैक्सिमम ऑर्डर आ जाएगा। अगर 40 मंगवा लिए तो कहीं मैं स्टॉक आउट ना हो जाऊं। अगर देखो उसने 300 रख दिया ये सोच के कि 20 यूनिट ही होंगे, अगर तो 20 हो रहे होंगे तब तो स्टॉक आउट नहीं होगा। बट क्या वो रिस्क ले रहा है? क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला हुआ है कि मैं 40 भी ले सकता हूं पर डे, कि 40 का मैं रिक्वेशन नोट भेज सकता हूं। तो बंटी को क्या देना पड़ेगा? यस। अगर 40 से ज्यादा मंगवाता है, हाँ, फिर किसकी गलती है? फिर क्या बंटी की गलती है? फिर बंटी कहेगा कि तूने तो मेरे को 40 बोला था, तू 50 मंगवा रहा है, तो तेरी गलती की वजह से मेरे पास इतना स्टॉक नहीं है। बट अगर 40 ही मंगवा रहा है और फिर भी बंटी के पास नहीं है माल, तो गलती किसकी? बंटी की। तो तुम्हें बंटी की जॉब प्रोटेक्ट करनी है, तो तुम क्या फॉर्मूला बनाओगे? मिनिमम कंजम्पशन रखोगे, एवरेज रखोगे, 20 और 40 का एवरेज कितना बना? 30 भी नहीं रखोगे, तो क्या लें हम? मैक्सिमम। और रीऑर्डर पीरियड, सप्लायर जो है वो कहता 6 से 10 दिन, तुम ये लेके चलोगे कि सप्लायर 6 दिन में ही कर देगा, तो 40 × 6 240 में मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ। 6 दिन में क्या पक्का है डिलीवर कर देगा? तो मिनिमम रखेंगे नहीं, एवरेज रख ले 8 दिन, 40 × 8 320 जब यूनिट हो जाते हैं बंटी के स्टोर में तब ऑर्डर प्लेस करते हैं। फिर भी क्या रिस्क है, तो हम क्या लेंगे? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है? 10 days। तो 400 यूनिट्स इज व्हाट द रीऑर्डर लेवल। इसको क्या बोलते हैं? नो रिस्क लेवल। नो रिस्क लेवल। बताओ क्लियर हुआ सबको? तो पहला फॉर्मूला ये था, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ध्यान रखना कंजम्पशन और पीरियड दोनों का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर तुम्हें कंजम्पशन दी हुई है ऐसे 140 से 320, नहीं 280 यूनिट्स पर वीक, और ये ऑर्डर दिया हुआ है 6 to 10 days, तो क्या तुम 280 × 10 कर सकते हो? तुम्हें दोनों को क्या रखना पड़ेगा? तो दोनों को डेज रखना पड़ेगा, दोनों को क्या रखना पड़ेगा? वीक्स। तो अगर 140 से 280 यूनिट्स पर वीक है तो उसको डेज में कन्वर्ट करो, 20 से 40। इस चीज का ध्यान देना, समझ रहे हो? पहला फॉर्मूला था ये। एक और फॉर्मूला है। अब बंटी को ना ये मैक्सिमम मिनिमम ये बात समझ ही नहीं आती। वो क्या कहता है कि मेरे को तो भाई एक नंबर बताओ रीऑर्डर लेवल, मेरे को ये पूछता है प्रोडक्शन मैनेजर से, तो एवरेज कितना यूनिट्स मंगवाता है? एवरेज यूनिट्स कितना मंगवाएगा? एवरेज कितना हुआ? 20 और 40 का एवरेज कितना हुआ? तो वो एवरेज कंजम्पशन, और सप्लायर से क्या पूछता है कि तो एवरेज कितने दिन में डिलीवर करेगा? पूछ ही एवरेज रहा है, तो सप्लायर कितने डेज बोलेगा? 8 days एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो बंटी कितना ऑर्डर प्लेस करना चाहता है अब? 30 × 8 कितना हुआ? 320 हुआ। जब बंटी अगर ऐसे फॉर्मूला बना रहा है कि 320 यूनिट जब लेवल रह जाएगा तब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, तो क्या बंटी को कुछ एडवाइस देनी चाहिए हमें कि अगर तू ऐसा कर रहा है तो तू अलग से क्या रख, अलग से कुछ और यूनिट्स क्या सेफ्टी के तौर पे रख ले, कि बाय चांस तेरी कंजम्पशन क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, या तेरा सप्लायर ज्यादा ले लेता है, तो अलग से तू क्या रखेगा? सेफ्टी स्टॉक।
तो या तो तू ऐसे डिसाइड कर। अब जो सेफ्टी स्टॉक है, ये क्या आपकी खुद की एस्टिमेट है? हर बंदे दो बंदे में फर्क पड़ सकता है कि वो सेफ्टी कितनी रखना चाहता है। हो सकता है कि बंटी कितना रखे, एग्जैक्ट जितना बनता है, कितना बनता है 80। ये भी हो सकता है कि वो और सेफ्टी लेके चले 100 रख ले, या वो कम रखे 50। हाँ, अगर कम रखेगा तो ज्यादा चांस है ना स्टॉक आउट होने का। तो क्या जरूरी है ए और बी से आंसर सेम आए हमेशा? नहीं, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव हो जाता है। राइट? तो आरओएल के दो फॉर्मूलाज है। एक तो जो बेस्ट फॉर्मूला वो कौन सा है, पहले वाला, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। सेकंड क्या है, दैट इज कि सेफ्टी स्टॉक रख के आप फिर एवरेज कंजम्पशन देखो और एवरेज रीऑर्डर पीरियड से मल्टीप्लाई करो, फिर सेफ्टी स्टॉक क्या है अपने हिसाब से रख लो। एंड दोनों के आंसर्स फर्क हो सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज है जो हम कॉस्ट में पढ़ते हैं, कोई साइंटिफिक फॉर्मूलाज है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, कुछ ऐसा फॉर्मूला है कि ये सब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट में फर्क आ रहा है। तो ये सब्जेक्टिव फॉर्मूलाज है, आंसर दोनों से डिफर आ सकता है, सेम भी आ सकता है। तो ये भी लिख लो नोट, आंसर कुड बी डिफरेंट ऑफ बोथ द फॉर्मूलाज। ओके, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करें। आपको रिवाइज करके आना है, और रीऑर्डर लेवल के दोनों फॉर्मूलाज हैं भी रिवाइज करके आना है। और मैंने एक थ्योरी क्वेश्चन दिया था, क्या नोट किया तुमने? किसने नहीं किया हाथ खड़ा करो। सबने किया है पीयूष। बाकी थ्योरी क्वेश्चन आज भी एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है? इसका फिफ्थ पॉइंट, एक सेकेंड, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, डाउट आ गया। बताओ कौन सा है फिफ्थ वाला पॉइंट? इट कैन बी यूज फॉर पर्पज ऑफ कोटेशन। अच्छा देखो, बिल ऑफ मटेरियल क्या है? बिल ऑफ मटेरियल कौन किसको दे रहा है? 2 मिनट देख लो एक बार। It helps in keeping quantitative control. ये आपने भेजा है ना इसमें। एक सेकंड देख लो। It helps in keeping quantitative control on material drawn through material requisition। देखो क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजर को किससे पता लग रहा है कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है? किससे पता लग रहा है? नैनो बनाने के लिए उसको प्लानिंग या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से पता लग रहा है। अब अगर बिल ऑफ मटेरियल में ये लिखा हुआ है कि इतने कंपोनेंट्स लगेंगे, 10 कंपोनेंट्स लगेंगे सपोज कार बनाने में, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर कितने मंगवा रहा है, लेट्स से 12 मंगवा रहा है, तो मतलब प्रोडक्शन मैनेजर क्या कर रहा है? वेस्टेज कर रहा है, 2 यूनिट ज्यादा। जब प्लानिंग डिपार्टमेंट ने कह ही दिया, इंजीनियर कौन है, तू है या जो उधर बैठा है प्लानिंग डिपार्टमेंट में वो है, तो कहीं ना कहीं क्या बिल ऑफ मटेरियल से ये पता लग सकता है कि हाँ, कि क्वांटिटेटिव कंट्रोल कितना रखना है, कि हाँ कि अगर मटेरियल एक्विजिशन में ज्यादा मांग रहा है प्रोडक्शन मैनेजर, तो वो बिल ऑफ मटेरियल से जब ज्यादा मांग रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपरली एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, वेस्टेज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बिल ऑफ मटेरियल हेल्प करता है कि मटेरियल एक्विजिशन पे कंट्रोल रहे, वेस्टेज ना हो। जब प्लानिंग डिपार्टमेंट ने बना दिया कि इतना इतना माल लगेगा, तो तुम ज्यादा क्यों मंगवा रहे हो स्टोर से? और बताओ। और मटेरियल एक्विजिशन तो जो स्टोर से एक्चुअली आया वो है। और कोई इसमें डाउट? एक तुम्हें आज का थ्योरी मैं ये भेजूंगा। तुम्हें वैसे तो पता है कैश डिस्काउंट की क्या ट्रीटमेंट है, जीएसटी की क्या ट्रीटमेंट है, डीमरेज, डिटेंशन या रिटर्नेबल कंटेनर्स, बट क्या थ्योरी क्वेश्चन तुम लिख पाओगे इस तरह? अगर थ्योरी में आ जाए, एग्जाम में ऐसे पूछा हुआ है, और आंसर है, ये मेरा नहीं आईसीआई का, मैंने कॉपी किया हुआ है। तो कैश डिस्काउंट, इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम परचेज प्राइस, इट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट या फिर फाइनेंस कॉस्ट, इट इज इग्नोर्ड। इस तरह मैंने, उन्होंने 4-5 पॉइंट्स के ऊपर मांगा था क्वेश्चन थ्योरी का। तो ये मैं तुम्हें आज भेजूंगा, तो ये भी तुम्हें लिख के आना कल, ठीक है? बाकी अगली क्लास में करते हैं। ऑनलाइन सबको क्लियर है? थम्स अप करो जल्दी से।